नमस्कार, गुड मॉर्निंग यार। बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार की बात करें तो शुरुआती दौर में थोड़ी सी सुस्ती दिखाने के बाद क्या शानदार रिकवरी बाजार में देखने को मिल रही है। और ये रिकवरी थोड़ा सा और टिक जाएगी अगर, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू होगी, बल्कि हो सकता है शुरू हो गई हो, तो फिर बाजार में ये तेज़ी और ज़्यादा तेज हो सकती है। लेकिन आज का जो थंब हमने लगाया, आखिर में क्यों घट रहा भरोसा, कल जिस तरीके से एफआईएस के नंबर देखने को मिले और बीते कुछ दिनों में एफआईएस की बिकवाली जो इस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वजह क्या है इसकी, कि आखिर में ऐसा क्या हुआ एकदम से बीते कुछ सत्रों के अंदर कि एफआईएस की तरफ से ये बिकवाली आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 5,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली देखने को मिली। डीआईज हालांकि अब खरीदार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3,715 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। क्या अमेरिकी बॉन्ड संकट या फिर जापान के अंदर जो स्थिति देखने को मिल रही ट्रेजरी बिल को लेकर के, यील्ड को लेकर के, वो क्या और ज़्यादा चिंता बढ़ाएगी? दूसरा, इसका भारतीय बाजारों पे किस तरीके से असर रहेगा? इन तमाम सवालों के उत्तर आज के कार्यक्रम में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। ये देखिए फ्यूचर और अक्रॉस द बोर्ड जो है, खाली कैश में नहीं, वो नंबर आप कैश के देख रहे थे। इंडेक्स ऑप्शन में देखिए आप कितनी ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। इंडेक्स फ्यूचर जो है आप देखिए वहाँ पर किस तरीके से एफआईएस की तरफ से जो है बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है एफ&ओ में। लेकिन इन सब के बीच में अब 200 अंक ऊपर निफ्टी 24,800 पार हो चुका है। निफ्टी के अंदर शानदार रिकवरी बाजार के अंदर। स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा जो ग्राफिक्स हैं जरा दिखा दीजिए दर्शकों को। तो शानदार रिकवरी इस समय जो है बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। और हमारे साथ इस समय बाजार के एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर जी मौजूद हो चुके हैं। 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है इस समय सेंसेक्स में, और 550 की मजबूती अब देखने को मिल रही है। 81,506 का लेवल जो है वो अभी जो है देखने को मिल रहा है, और 508 का इंट्राडे हाई यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। तो शानदार रिकवरी, शानदार तेजी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में देखने को मिल रही है। प्रदीप सर, क्या टिप्पणी आपकी? 24,800 के पार निफ्टी, कैसे देख रहे हैं बाजार को आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विपुल जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए, एक चीज तो इम्पोर्टेंट है बताना कि लास्ट 4 से 5 दिन लगातार सेलिंग ही हो रहा है एफआईआई का। अब देखेंगे कि डीआईआई से थोड़ा बाइंग आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे सेलिंग हो रहा है एफआईआई का। हमने बीच में एक दिन देखा कि ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास बाइंग भी हुआ, लेकिन वो एडजस्टमेंट था, मैंने आपको बताया था। और अल्टीमेटली लास्ट 4-5 दिन देखिए मार्केट कंफ्यूज्ड है, ना 25,000 के ऊपर ना 24,500 के नीचे। कल एक बार आया था, लेकिन फिर से एंड ऑफ द डे रिकवरी हो गया था। सो विपुल जी, मेरा कहना ही है, देखिए जो भी एफआईआई ने बाय किया है ना 21,800 22,000 के आसपास, तो मुझे लगता है वो लोग अभी ना सेल कर रहे हैं। वो उनको अगर थोड़ा भी प्रॉफिट हो रहा है, देखिए निफ्टी लास्ट 1-1.5 महीने से भाग चुका है, लगभग 10 से 11% तो निफ्टी चल चुका है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुक वो लोग कर रहे हैं। तो हमें भी ना ऐसा सोचना है। आप देखेंगे अमेरिका का अगर मार्केट देखते हो आप, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। एक्चुअली अमेरिकन मार्केट अभी जो इन्वेस्टर है ना, वो लोग अभी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ट्रम्प जी को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, और दैट इज वाई वो लोग अभी कंफ्यूज्ड है। अगर मान लीजिए अमेरिका में कुछ होता है, तो इंडिया में तो कुछ प्रॉब्लम मैं अभी नहीं देखता हूं। आप चाहे मॉनसून को देख लीजिए, आप हमारे इन्फ्लेशन देख लीजिए, आप आरबीआई का भी रेपो रेट कट हो गया, जो भी है डेटा पॉजिटिव है। हमारे जो डोमेस्टिक चीजों है इसमें तो पॉजिटिव है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जो अमेरिकन जो फॉरेन्स है, हम कहीं ना कहीं थोड़ा डिपेंडेंट है। तो अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में मान लीजिए अगर 8 से 9% भी नीचे आता है, तो हम इंडियन तो मतलब 2 से 4% नीचे आ ही जाएंगे। और एक साइकोलॉजी के बाहर कुछ नहीं है। अगर मैं आपको डेली डेली 100 पॉइंट 200 पॉइंट का लेवल बता भी दूं ना सर, फिर भी ये तो एकदम जेन्युइन बात है। मार्केट 22,000 से 25,000 आ गया, तो फिर से तो थोड़ा बहुत टाइम करेक्शंस होना ही है। अब देखिए 2002 में, 2008 में, 2020 में जब जब मार्केट में क्रैशेस आया था, उसके बाद मार्केट इजीली परफॉर्म नहीं होता है। इकोनॉमी का दो टाइप का एक रिकवरी होता है, एक है एल, एक है वी। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा टाइम करेक्शन चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विपुल जी। जो भी हम लॉन्ग कर रहे, पोजीशन बना रहे, अगर आपने 22,000 पे, 22,500 पे, 23,000 पे बाय किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अभी, अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं अभी पैसा लगा दूंगा, तो मेरा कहना ही है आप 50% इन्वेस्ट कीजिए। 50% एक बार आप वेट कर जाइए, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट में एक बार डिप मिलेगा, उस डिप में आपको पैसा लगाना है। इस केस में अभी निफ्टी चल रहा है
विपुल जी 24,800 मुझे लगता है। देखिए 24,500 के आसपास एक सपोर्ट है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था। अगर वो नहीं तोड़ता है तो अभी भी बाजार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना है। और अभी बैंक निफ्टी चल रहा है सर 55,133 के आसपास। तो मुझे लगता है 54,600 54,500 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट है। अगर वो नहीं ब्रेक करेगा तो फिलहाल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दिन दिन चलने दीजिए, एक बार देखते हैं कि लास्ट में एंड ऑफ द डे क्या होता है। लेकिन मैं ओवरऑल जी। अभी ना पॉजिटिव हूँ ज्यादा, मैं नेगेटिव ही हूँ मैक्सिमम, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट में एक बार डीप मिलेंगे। आज नहीं तो 2 हफ्ता, और आज तो फ्राइडे है, कल भी लगातार 4-5 दिन से ना अभी हम एफआईआई का सेलिंग देख रहे, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सतर्क रहना है। सतर्क रहने की आवश्यकता है और इसीलिए थम लगाया गया। आखिर में भरोसा बाजार की रिकवरी पे भी क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। आप दोनों की जोड़ी सर बिल्कुल मतलब सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग वाली हो गई है। पिच पर आते हैं चौके छक्के लगाने के लिए, तो बहुत शानदार जो है दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। राघवेंद्र सर, आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? कॉन्फिडेंस तो मतलब बाजार रिकवर जरूर कर रहा है, लेकिन ये सा लग रहा है कहीं फिर तो नहीं गिर जाएगा। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस था गिरते बाजार में भी कि नहीं कल रिकवरी आ जाएगी, वो कॉन्फिडेंस अब नहीं दिखाई दे रहा बीते 5-6 सत्रों के अंदर और एफआईएस के बिकवाली के बाद। आपके साथ ऐसा है क्या? आपका भावना क्या है बाजार को लेकर के अभी? विपुल जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रदीप भाई को भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, बाजार जो है आज को जो 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 निफ्टी का मूवमेंट दिख रहा है, कल एक्सपायरी था, कल एक्सपायरी में इतना अच्छा खासा प्रेशर था। सुबह जब हमारी बात हो रही थी आपसे, मैंने कहा था कि आई वोंट बी सरप्राइज अगर बाजार कल ग्रीन में क्लोज जाए। ऑलमोस्ट हम 350 पॉइंट नीचे थे, वहां से हम 125-150 पॉइंट नीचे बंद हुए। तो कल आप देखिएगा कि कल जो मूवमेंट था आखिरी के आधे घंटे 45 मिनट का, वो एक्सपायरी मूव था, बहुत अच्छा मूव था। तो कल ये इंडिकेशन मिल रहा था कि नहीं यार, बाजार जो कल नीचे है वो एक्सपायरी का प्रेशर है, क्योंकि अब अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी में कल बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था पुट साइड में सुबह। तो मुझे लगता है कल उसी की वजह से कल अनवाइंडिंग हुई थी और कल बाजार नीचे था। आज की जो रैली दिखाई दे रही है, ये मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में रैली है। अब अगर हम 25,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं तब जाके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन यही है 24,800 और 25,000। अब अगर हम बाजार में अगर ये जोन अगर क्रॉस कर दें, तब मुझे लगता है कि बाजार जो 25,200 25,300 की तरफ जा सकता है। निचले स्तरों पे अभी भी 24,500 का सपोर्ट है। आईटी स्टॉक में तेजी है, मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक भी धीरे धीरे कल फॉलो करेंगे। हो सकता है कि सेकंड हाफ में जो तेजी आए वो बैंकिंग स्टॉक में आ जाए। तो मुझे लगता है ओवरऑल बाजार बाय ऑन डिप है। ये एफआई की सेलिंग से बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओवरऑल बाजार में अलर्ट रही है, क्योंकि बाजार नीचे से 21,800 से 25,000 आ चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी वैसे आएगा। बट मुझे उम्मीद कम है कि इस एक्सपायरी में हम बहुत ज्यादा नीचे आएंगे। जी, चलिए, तो ये बात निकल के आती है। चलिए फटाफट जो है कुछ एक ट्रेड्स पे नजर डालते हैं, आज के बाजार पे नजर डालते हैं। प्रदीप जी, आपके पास शायद कोई ट्रेड निकल के आया है? हाँ सर, एक कंपनी में ब्रेकआउट आया है। कंपनी का नाम है मेट्रो ब्रांड्स। देखिए अभी 1270 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आप जो ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे अच्छा खासा एक तगड़ा पैटर्न भी बना है। जी। तो वॉल्यूम बहुत आ रहा है। 1295 रहेगा टारगेट, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग 1235 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1235 स्टॉप लॉस, 1295 रहेगा टारगेट। आप इंटरडे आज या तो कल के अजी, लिए बाय करके जा सकते हो। कंपनी का नाम है मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड। मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड आपकी स्क्रीन पर जो है अभी जो भाव देखने को मिल रहा है 1273 के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ से 22 रुपये ऊपर के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, ये मानना है प्रदीप जी का। आपको एक स्टॉप लॉस दिया गया है, वो लगाना है 1235 के आसपास। तो यहाँ पर नज़र रखिए मेट्रो ब्रांड्स के ऊपर, और यहाँ पर जो है आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए अभी 1275 का लेवल अब देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शानदार रिकवरी यहाँ पर 1275 काफी तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, एक एचपीएल इलेक्ट्रिक मेरा कॉल था उसका। हाँ हाँ, मैं कॉल उसी था पे उसका। आ रहा था सर। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए एचपीएल इलेक्ट्रिक। क्या शानदार मूव आज जो है देखने को मिल रहा है, करीब 13.5% ऊपर। कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ऐसे शेयर सर आप? 550 का लेवल आ गया है अब। क्या करना चाहिए इन करंट लेवल पे? सर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करना सही है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जिन लोगों ने भी प्रदीप जी के कहने पर यहाँ पर पोजीशन बनाई है, उनके लिए फ़िलहाल के लिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो ऐसे ही कुछ एक और ट्रेड ढूंढेंगे, साथ साथ कुछ एक नतीजों पर भी नज़र रहेगी। लेकिन इस बीच राघवेंद्र सर, जरा राधा रानी जी का सवाल बताइए। कह रहे हैं कि सर जीआरएससी पे जो है क्या आज प्रॉफिट बुक किया जा सकता है?
तो GR80 में अभी क्या करें सर, क्या प्रॉफिट बुक कर लें क्या एक बार? आज थोड़ा ऊपर से सुस्त होता हुआ भी दिखाई दे रहा है GR80 का शेयर, करीब आधा पौना % ऊपर है, पर इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। इन्होंने लेवल नहीं बताया किस लेवल पे खरीदा है। राधा रानी जी को राधे राधे। मुझे लगता है कि जो है GR80 जो है मेरे ख्याल से अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है नीचे से गार्डन में के बिल्डर्स। अब यहाँ से मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो नीचे आप जो है यहाँ पे एग्जिट करने की जगह अगर आप चाहती हैं तो आप 2750 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 2750 क्योंकि आज का डे लो होगा, तो मुझे लगता है कि वो एक लेवल ऐसा है जहां से कि आपको मुझे लगता है अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लेना चाहिए। बट मुझे लग रहा है अभी भी तेजी बची हुई है, थोड़ी बहुत और 50-100 रुपए की तेजी आ सकती है। इसमें आप बुक करने की राय नहीं है, लेकिन आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दोगे करके जो काम कीजिए। ठीक, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाइए, अभी प्रॉफिट मत बुक करिए, ये सलाह आपको जो है दी जा रही है। एक सवाल और ले लेते हैं यहाँ पर। KR मीणा जी हैं, कह रहे हैं कि वेरी गुड मॉर्निंग विपुल सर, राघवेंद्र सर एंड प्रदीप सर। सर ये EID पैरी में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, करना चाह रहे हैं सर, क्या प्रदीप जी क्या सलाह रहेगी आपकी? कह रहे हैं 2-3 साल का व्यू है रहेगा मेरा, अभी सजेस्ट करें क्या करना चाहिए। जब 2-3 साल का व्यू है तो फिर अभी क्यों पूछ रहे हैं सर? लेकिन चलिए ठीक है, EID पैरी पे प्रदीप जी आप टिप्पणी क्या करना चाहेंगे अभी करंट लेवल पे? अभी आज देखें तो करीब पौने % 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है, 990 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इन्होंने 800 पे लिया हुआ है। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। एक ब्रेकआउट बहुत टाइम से आया नहीं था, ऑलमोस्ट 960 970 के आसपास। तो ऑल टाइम 52 वीक हाई पे है, 17,600 करोड़ के आसपास कंपनी है, 1500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी है। और चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट में तो फ्रेश ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ से 1150 से 1200 का लेवल आना चाहिए, आप होल्ड करके जाइए। होल्ड करके जाइए, ये सलाह आपके लिए फिलहाल के लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच मेरा माइक्रो ब्रांड लेकर के आइए स्क्रीन पर जरा एक बार के लिए। और यहाँ पर टारगेट मुझे बताया जा रहा है कि हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 1286 1299 का हाई लगा दिया। कब लगाया ये? वाह, मतलब 20 रुपए का मूव देखते देखते यहाँ पर मिल गया। क्या करें सर अभी? कोई ट्रेलिंग सर स्टॉप लॉस इंट्राडे देंगे, में होल्ड करें? जो पहला टारगेट था वो अचीव हो गया है। सो मुझे लगता है अगर आप होल्ड करके जा सकते हो तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक मेंटेन करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1256 का। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है, टारगेट अचीव हो गया। सिंपल बुक कीजिए और निकल जाइए, नेक्स्ट काउंटर के लिए वेट कीजिए। सर कल मैंने कॉल दिया था जुबिलेंट फार्मा करके, तो उसका भी टारगेट आ चुका है, तो उसमें भी प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। जुबिलेंट फार्मोवा लेकर के आइए जरा। ये जो है फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1070 का लेवल यहाँ पर, और यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, उसको आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिए फिलहाल के लिए, अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो। जुबिलेंट फार्मोवा कल यहाँ पर सलाह दी गई थी, और यहाँ पर भी अब टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पर भी बुक करने की सलाह दी जा रही है। तो इन दोनों शेयरों में प्रॉफिट बुक करें। बाकी जो है और नए ट्रेड आएंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर सूचित किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए 1071 के आसपास जुबिलेंट फार्मोवा ट्रेड करता हुआ। एक जरा शेयर सर जरा आपकी बातचीत हुई थी, लेकिन आज बुरी तरह पिटाई हो रही है, वो है वारी एनर्जी। क्या अब बहुत लोगों के स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से ट्रिगर हो गए होंगे, तो वहां पर भी एक्चुअली एग्जिट कर लेंगे? कल ही इसका स्टॉप लॉस आ गया था दिन में ही, तो अच्छा, वहां पे ही उनको एग्जिट कर जाना चाहिए था। आज कुछ यहाँ पे बहुत नीचे आ गया है, तो जी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपके पास है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन ऑलवेज करना है। ठीक है। चलिए, तो जो लोग निकल गए हैं सर, जैसे सवाल इस बात पे आ रहे हैं कि क्या फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पर गिरावट क्यों आई है, पहले अपने दर्शकों को ये समझा दें कि कंपनी की जो पेरेंट कंपनी जो अमेरिका में है, वहाँ पर जो टैक्स बिल को लेकर के बातचीत हो रही है, वो कंपनी के लिए अच्छी नहीं है, और उसकी वजह से कल यूएस में बड़ी गिरावट देखने को मिली, और अब उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वारी एनर्जीज आज जो है गूगल ट्रेंड में भी शामिल है, और ज़बरदस्त पिटाई होती हुई। आप दोनों की छोटी छोटी टिप्पणी सर। प्रदीप, राघवेंद्र सर, आप कैसे देख रहे हैं? 2694, 10% नीचे। और देखिए स्टॉक अभी यूएस मार्केट में गिरा है, यहाँ भी गिर रहा है। स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है, 300 रुपए नीचे, तो यहाँ तो बेचने की राय बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को बाई करना हो तो यहाँ बाई कर सकते हैं, 2600 और 2700 रुपए के रेंज में है। इस बीच में आप बाई करिए। आप 2550 2600 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। 2900 3000 का भाव बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। ठीक, टिप्पणी आपकी सर।
देखिए मुझे लगता है विपुल जी, देखिए ये तो ओवरनाइट एक एक्सीडेंट हो गया, न्यूज आया है इसलिए नीचे आया है। और मेरे ख्याल से इसमें कुछ प्रॉब्लम तो फंडामेंटली नहीं है, न्यूज के चलते नीचे आया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो होल्ड करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे निवेश किए थे तो आपके लिए तो दिक्कत है। थोड़ा एक बार वेट करके जाना बेटर होगा। ठीक। आमिर सलाम साहब कह रहे हैं थैंक यू प्रदीप सर, आपके बोलने पर मैंने एचपीएल के छप्पर से लिए थे, प्रॉफिट बुक कर लिया। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, पैसे थोड़े थोड़े बनते रहें आते रहें घर में, ठीक है। फिर दूसरा कोई मतलब विकल्प दिखेगा तो फिर यहाँ पर देखा जाएगा। अंकिता अग्रवाल जी की एक टिप्पणी आई है, एक सवाल आया है और उस पर जरा नजर डालते हैं। वो है बीएससी के ऊपर। बीएससी पर आज बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई है। मुझे लगता है हो सकता है हम लोग कवर करें इसे ब्रोकर बोले में भी, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, बीएससी के टारगेट बहुत लोगों ने थोड़े से घटाए भी हैं। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी राघवेंद्र जी, बीएससी को लेकर के अभी क्या करना चाहिए? देखिए विपुल जी, 4800 रुपए से ये स्टॉक भागा है और 7000 पे गया है, और इसी न्यूज पे गया है कि स्टॉक में बोनस स्प्लिट है। तो मेरे हिसाब से अब वो आ गया टाइम, यहाँ से बेच के निकल जाइए, प्रॉफिट बुक करिए। जिन लोगों ने लिया था, नई खरीदारी अभी ना करें। मुझे लगता है 2000 रुपए के नीचे ये स्टॉक आना चाहिए, तो वहां पे जब आएगा तब देखेंगे। बट मुझे लगता है कि अभी इसमें से निकल जाए, या अभी यहाँ पे कुछ भी खरीदारी बिल्कुल ना करें। जी। नॉर्मली क्या होता है, स्प्लिट बोनस के बाद स्टॉक में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है, बिकॉज थोड़ा सा जो क्वांटिटी वो बढ़ जाती है, तो डिलीवरी सेलिंग आती है। तो मेरे हिसाब से अभी इसको अवॉइड कीजिए। अभी अवॉइड करने की सलाह है यहाँ पर, ये फिलहाल के लिए राय है। जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग निकल जाएं। इस बीच जरा इंटर आर्क लेकर के आइए, और ये हमने ज़रूर, कोई बात है हमारा जो बुधवार को सेगमेंट जाता है शुभम शंखधर जी के साथ, जो उस पर जो है ये रिकमेंडेशन आई थी, और क्या शानदार जो है यहाँ पर मूव देखने को मिला है। और कल इनकी मैनेजमेंट की टिप्पणी देख रहे थे, वो भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही थी। आज जो है 2156 का लेवल देखने को मिल रहा है। प्रदीप जी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था 1800 के आसपास, काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बीते बुधवार को डिस्कस किया था, 3-4 दिन के अंदर अच्छा मूव आया है। आपकी टिप्पणी रहेगी प्रदीप जी, क्या यहाँ पर चार्ट देख करके बताइए। क्या 2156 का लेवल अब देखने को मिल रहा है, 2160 का हाई लगा है इंट्राडे में। देखिए मुझे लगता है सर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो भी काउंटर होता है मेरा फेवरेट होता है आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी। ऑलरेडी वी डिस्कस मेनी टाइम्स। सो आईपीओ हाई होने के बाद गया नहीं था ऊपर, अभी ऊपर आ रहा है। जो लास्ट टाइम जो रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 1880 के आसपास, तो उसके ऊपर भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है। तो मुझे लगता है आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस पर्टिकुलर काउंटर को होल्ड करके जाइए। आपका स्टॉप लॉस होगा 1980 फाइनल स्टॉप लॉस। लेकिन अगर आप होल्ड करते हो तो आपको एक 4 से 5 महीने का व्यू रखना है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 2500-2600 का लेवल भी आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए इस बीच जो है अगली जो है ट्रेड पर नज़र डालते हैं यहाँ पर, जिसमें आज एक अच्छा मोमेंटम राघवेंद्र सर बनता हुआ दिखाई दे रहा है होनासा के अंदर। जरा एक बार देखिए, कोई गुंजाइश है क्या अभी खरीदारी करने की? 12-12.5% ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ। हालांकि जो है 18% के आसपास कंपनी का मुनाफा घटा है, 13% के आसपास रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी होनासा को लेकर के? देखिए स्टॉक ऑलरेडी जो है 12-15% ऊपर है, और मुनाफा कंपनी का 18% गिरा है, तो उसके बावजूद भी स्टॉक 18% ऊपर आ गया। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी इसकी प्राइस में डिस्काउंटेड हो गया जो निगेटिव न्यूज था। अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। 12% ऊपर है तो इमीडिएट बाई करने की राय नहीं है। 300 रुपए के नीचे आता है तो बाई करिए। 350 रुपए का टारगेट होगा। विपुल जी, ये स्टॉक के अलावा मेरे पास 2 स्टॉक्स और हैं। जैसे अभी सीमेंट सेक्टर पे एक नजर डालिए आप। बिल्कुल बिल्कुल ग्रासिम जो है, जी। ग्रासिम थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ग्रासिम जो देखिए आप अगले मंथ में रोल ओवर अच्छा हो रहा है, 2700 रुपए के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अगर ग्रासिम में अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि उधर बाई करना चाहिए इनको जो है। जी। इसके अलावा आप देखिए हिंदुस्तान कॉपर। सर जरा ग्रासिम पे आपने बात की, एक एक करके आते हैं। ग्रासिम पे जरा रिजल्ट भी लेकर के आ जाइए फटाफट। ग्रासिम के रिजल्ट्स जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, उसके रिजल्ट भी डिस्कस कर लेते हैं सर के साथ। जो है कंपनी का को 288 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर जो है लॉस हुआ है। रेवेन्यू हम देख रहे हैं 32% के आसपास बढ़ा है। एबिटा में दबाव देखने को मिला है। मार्जिन्स जो है वो घटते हुए दिखाई दिए हैं। डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर का है। सर आज बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, मतलब ग्रासिम पर नहीं, अलग अलग सीमेंट कंपनियों पे लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन नतीजे अब तक अक्रॉस द बोर्ड जितने भी आ रहे हैं वो ख़राब देखने को मिले हैं। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में बेहतर होंगे? इसको चुनने की क्या वजह रही, चार्ट्स की वजह से या फंडामेंटल की वजह से? वो थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, और लेवल क्या रहेंगे ये भी बता दीजिए।
और देखिए मैं तो टेक्निकली स्टॉक को देख रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट को मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन टेक्निकली स्टॉक में और जो डेरिवेटिव के जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है मैं उसको देख रहा हूँ कि, और रोल ओवर अच्छा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी तक जो है करीब करीब 50% का रोल ओवर हो चुका है, जबकि अभी भी एक हफ्ता बाकी है। तो मेरे हिसाब से रोल ओवर अच्छा हो रहा है, स्टॉक में ब्रेकआउट अच्छा दिया 2700 रुपए के ऊपर, 2680 के ऊपर, तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको चूज किया हुआ। 2650 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2800 और 2900 का टारगेट होगा अगले महीने में। ये अगले महीने का टारगेट है, हो सकता है शायद ये एक हफ्ते 10 दिन में भी हो जाए, बट मेरे हिसाब से अगर आप बाई कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप अगले महीने के लिए स्टॉक बाई कर रहे हैं। 2800 का टारगेट बताया ना सर आपने? जी 2800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस क्या दिया है सर? 2750, 2650 का। 2650। चलिए 2650 के टारगेट, 2650 का स्टॉप लॉस, 2800 के टारगेट के लिए ग्रासिम एक महीने के लिए जो है खरीदने की सलाह दी गई है। दूसरी कंपनी क्या बताई सर आपने? हिंदुस्तान कॉपर। देखो जी, अगर आप हिंदुस्तान कॉपर देखेंगे तो फॉलिंग वेज पैटर्न है और बुलिश फ्लैग में एकदम छोटा सा एक फ्लैग बना हुआ है, जो कि 8-10 दिन से मेरे हिसाब से कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये आ गया है 227 के आसपास, जो पिछले 8-10 दिनों से जो है रेंज में है। अब ये समय है, एक्सपायरी टाइम है, एक बड़ा मूवमेंट 240 तक आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसको भी यहाँ पे कर सकते हैं भाई। 225 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉक को बाई कीजिए, 240 तक का होगा टारगेट। 240 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर हिंदुस्तान जो है कॉपर के अंदर निकल के आ रही है। तो ये दो ट्रेड जो है पोजिशनल ट्रेड जो है वो निकल करके आए हैं ग्रासिम। और यहाँ पर ग्रासिम की जब हम बात कर रहे थे तभी एक दर्शक का हमारे सवाल भी आया था और कह रहे थे कि सर राघवेंद्र सर कोई सीमेंट, हाँ विपुल जी नमस्कार, राघवेंद्र जी को नमस्कार, प्रदीप जी को भी नमस्कार, सीमेंट सेक्टर में कोई शेयर बाय कर सकते हैं क्या? एसीसी अंबुजा का नाम इन्होंने लिखा है, लेकिन एसीसी अंबुजा को छोड़ करके आप ग्रासिम खरीदिए 2650 के स्टॉप लॉस और 2800 के टारगेट के साथ। ये सलाह आपके लिए है। हिंदुस्तान कॉपर में 240 का टारगेट। चलिए और जरा जी जी विपुल जी, एक चीज और हमने अभी तक देखा है कि जब भी आपका मानसून आता है उस समय सीमेंट की प्राइस जो है 50-60 रुपए ये बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से उसका भी इफेक्ट जो है इसमें दिखेगा प्राइस में। तो आने वाले एक महीने में मुझे लगता है कि इसकी वजह से भी जो है जितने भी सीमेंट स्टॉक हैं वो रैली में दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक सर। चलिए तो ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण कही आपने, लेकिन इस सबके बीच में जरा एक एक करके कुछ एक और रिजल्ट्स जो है लेकर के आते हैं। और जरा दीपक फर्टिलाइज़र लेकर के आइए, क्योंकि बात मानसून की छिड़ी है। तो फर्टिलाइज़र शेयरों में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मुनाफा कंपनी का करीब करीब 21% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू में 28% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। एबिटा यहाँ पर करीब करीब 10% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स थोड़े से घटे हैं। डिविडेंड जो है कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का दिया है। अब यहाँ पर प्रदीप जी जरा देखिए जरा चार्ट। पिछले कुछ दिनों में हमने फर्टिलाइजर शेयरों में थोड़ी गतिविधि देखी है। हालांकि अभी अगर हम देखें तो 1341 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर? बीते अगर हम एक महीने की बात करें तो 3-4% चला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मुझे लगता है एक रेसिस्टेंस है 1380 एंड 1400 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। तो 1400 के ऊपर जाना, टिकना, सस्टेन करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मुझे लगता है एक बार अगर 1400 के ऊपर जा रहा है तो उस केस में यहाँ पे बाउंस बैक मिलेंगे। अभी तो फिलहाल कोई बाउंस बैक नहीं है, रेसिस्टेंस के आसपास से घूम चुका है और अभी नीचे आ रहा है। तो एक बार फिर से यहाँ से एक बार 40-50 रुपीज का नीचे जो गैप है, गैप फिलअप करने के लिए आ सकता है। फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 17,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और 945 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी है। सो फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट था तो अभी नीचे आ रहा है। एक बार 70 से 80 रुपया नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको बाउंस बैक देखने को लिए मिलेगा। जी चलिए, तो ये बात निकल के आ रही है। इस बीच प्रमोद मेहता जी कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार, पहले कॉल बता दिया कीजिए। अरे सर कॉल निकल करके तो आने दीजिए, धीरे धीरे करके सब कुछ, मतलब ऐसा थोड़ी गठरी खोली खड़ाखट पहले आते ही पहले दे दिया लीजिए। सर एक्चुअली विपुल सर, लोगों को क्या लगता है ना, अलादीन का चिराग आप ही के पास है। जैसे आप चिराग जलाएंगे तो वैसे उसमें से 2-3 स्टॉक निकलेगा। तो लोगों को उम्मीद भी वैसे ही सर। अच्छा, इतनी रिकमेंडेशंस आ रही हैं, लेकिन शिकायत इस बात की है कि मतलब पहले बता दीजिएगा, मतलब कार्यक्रम खत्म हुआ नमस्कार बाद में जाए, पहले 2-4 गठरी से 2-4 स्टॉक्स जो है लीजिए। चलिए खैर बहुत सारे चलिए बहुत सारी रिकमेंडेशन आ रही हैं सर। प्रोग्राम देखते रहिए और भी आएंगी। अनुराग शर्मा जी कह रहे हैं हमारा क्वेश्चन भी ले लिया कीजिए। सर डेली क्वेश्चन भेजता हूँ, एक बार भी अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं लिया। सर हो सकता है मिस हो गया हो। इनका सवाल है सर, एनटीपीसी ग्रीन और आईटीसी होटल्स में क्या फ्रेश बाइंग कर सकते
हैं। राघवेंद्र सर, आप बताइए जरा, एनटीपीसी ग्रीन नतीजे अच्छे रहे थे, उसके बाद से एक पॉजिटिव मूव भी देखने को मिला इसका। अभी एक दो दिन पहले ही नतीजे आए हैं यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन पर। आईटीसी होटल्स पे अभी क्या व्यू है आपका? इन दोनों में क्या कहीं पर फ्रेश बाइंग की गुंजाइश है? आपकी टिप्पणी क्या होगी राघवेंद्र जी? बिल्कुल, देखिए अभी हम लोगों ने मेरे ख्याल से कल ही या परसों बात कर रहे थे आईटीसी होटल्स की जो है। जी। तो आईटीसी होटल 90-95 के रेंज में था और वो बाई कर सकते हैं 200 के आसपास है। बिल्कुल बाई कीजिए, मुझे लगता है 225-250 का लेवल आना चाहिए। समर सीजन है, समर वेकेशन से स्टार्ट हो चुके हैं और मुझे लगता है इस क्वार्टर में इनके जो मतलब रिजल्ट आएंगे वो काफी अच्छे रहेंगे। सिमिलरली देखा जाएगा एनटीपीसी रिजल्ट बहुत अच्छे थे। अब ये स्टॉक ने 100 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी। अब ये यहाँ से ऊपर जा सकता है 125-130 रुपए तक। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है 5-6 रुपए तो बाई करिए। 105 रुपए के आसपास बाई करना है और 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक, 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना, ये रहा यहाँ पे निकल के आ रही है। और इस बीच मनजीत कौर जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं, फिर एक दो रिजल्ट और देखते हैं फटाफट। प्रदीप जी जरा देखिए जरा, यूनिमैक एयर स्पेस, यूनिमैक के शेयर कह रहे हैं लास्ट फ्राइडे 1100 में लिया हुआ था, अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? यूनिमैक जो है अगर हम देखें, मेरे ख्याल से आपकी रिकमेंडेशन भी थी क्या सर इस पर? सर मेरा रिकमेंडेशन था, टारगेट अचीव हो गया था। और डिफेंस सेक्टर जब आपने कवर किया था उस दिन हमने बताया था कि डिफेंस सेक्टर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो अगर लेना है नीचे लीजिए, लेकिन सुनता नहीं है लोग ठीक से। तो ठीक है, अभी तो चले क्या करें, 1048 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक बार 1020 1015 के आसपास आ सकता है। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीम भी बढ़िया है, चलेंगे। लेकिन आपको राइट टाइम एंट्री और एग्जिट करना चाहिए। तो वो तो आपने एंट्री थोड़ा ऊपर हो गया आपका, तो मुझे लगता है थोड़ा आप वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपको प्राइस भी मिलेंगे और ऊपर भी आएगा। अगर आप 6-8 महीना वेट करके जाते हो तो इस केस में आपको 1200-1300 के भाव भी मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है मंजीत जी, अब ले लिया तो वेट कर लीजिए, 5-6 महीने होल्ड कर लीजिए। अभी के लिए थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए इस बीच अगली कंपनी जो है आईटीसी जरा लेके आई है। आईटीसी होटल्स पे बातचीत हो गई, आईटीसी पे जरा नज़र डाल लेते हैं नतीजों को लेकर के क्या स्थिति देखने को मिल रही है। कंपनी का मुनाफा जो है देखने में जितना अच्छा लग रहा है 247% बढ़ा हुआ है, दरअसल उसमें एक्सेप्शनल गेन जो है वो काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो कि 15,179 करोड़ का है, इसको ध्यान में रखिए। नेट प्रॉफिट 19,561 करोड़ रुपए रहा है। आय अगर हम देखें तो करीब 9.5% बढ़ी है। इबिट्टा जो है वो 2.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ये 5,986 करोड़ रुपए। मार्जिन्स जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं पहले के बराबर, करीब 7.25 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटीसी सर एफएमसीजी दिग्गज कंपनी, राघवेंद्र सर कैसे देख रहे हैं आप अभी आईटीसी को लेकर के? क्या किया जाए? 2% की तेज़ी आज नतीजों के बाद देखने को मिल रही है इंट्राडे हाई पर। ये इस शेयर ने थोड़ी सुस्ती दिखाई है जब से जो है हमने देखा डिमर्जर हुआ, फिर डिमांड को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है एक कंसर्न बना हुआ था। अब क्या करना चाहिए आईटीसी में? देखिए सर, आईटीसी ने बहुत ही शानदार दिए हैं अभी तक रिटर्न सबको जो है। अब आप 430 रुपए ये ऐड कर लीजिए, 200 रुपए आईटीसी होटल ऐड कर दीजिए, तो 650 रुपए तो यहीं पे हो गया। तो जो आईटीसी 500, 450, 500 के रेंज में था वो ऑलरेडी 650 हो चुका है। तो अब ये आईटीसी स्टॉक धीरे धीरे भी यहाँ से ऊपर जा रहा है डिमर्जर के बाद। मेरे हिसाब से आईटीसी जो है 430-35 के रेंज में अभी ट्रेड हो रहा है, यहाँ से बाई करना चाहिए। 425 का स्टॉप लॉस दीजिए, 450 के आसपास पहला टारगेट होगा और उसके बाद अगर स्टॉक 450 के ऊपर सस्टेन करता है तो 470 जा सकता है। विपुल जी, एक और स्टॉक है, अभी जो आईपीएल सीजन फिर से स्टार्ट हो गया 4 तारीख तक, तो आप एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है उसको थोड़ा हम लोग मिस कर रहे हैं, बेवरेजेस कंपनियां जो है। तो यूनाइटेड बेवरेजेस, मुझे लगता है कि यूनाइटेड ब्रूवरीज जो है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और यहाँ से मुझे लग रहा है कि शायद अगले 1-2 महीने में काफी अच्छी खासी तेजी आ सकती है। यूनाइटेड ब्रूवरीज जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, अभी चल रहा है 2000 के आसपास और अभी क्या लेवल देख सकते हैं सर यहाँ पर? मतलब टारगेट क्या रहेंगे अगर 1-1.5 महीने 2 महीने का व्यू यहाँ पर लेते हैं इस गर्मी में? और वैसे भी गर्मी जब बढ़ती है और अब तो आईपीएल का भी जिक्र आपने कर ही दिया तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, थोड़ा सा लिटिल हर कोई आदमी चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और वैसे भी आप तो लोनावाला खंडाला के पास में ही बैठे हुए हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है जी। सर हम लोग यहाँ बैठ के माहौल बना दे रहे हैं, पता चला जो लोग हमको जो देख रहे हैं वो कहीं ना माहौल बना लेते हुए। तो मेरे हिसाब से इसको बाई कर सकते हैं, 2200 रुपए तक का टारगेट होगा और अभी जो है मुझे लगता है 1950 का
आप स्टॉप लॉस भी दे सकते हैं। 1950 का स्टॉप लॉस, 2200 का टारगेट, पोजिशनल टारगेट है ये। एक महीने के नज़रिए के साथ, एक डेढ़ महीने के साथ आपको ये कॉल दी जा रही है। नज़र बना करके रखिए, टारगेट स्टॉप लॉस दोनों को जो है ना आप लोग नोट डाउन कर लिया कीजिए, ताकि जो है ना कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम चाहते नहीं कि आपको जो है कहीं भी तरीके से कोई नुकसान हो। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपके मुनाफे को, आपकी पूंजी को, मुनाफे से ज़्यादा पूंजी को सुरक्षित रखता है। विपुल जी, जी सी, गोवा में कल से बारिश स्टार्ट हो गई है, मानसून आ गया है, तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि पुणे और महाराष्ट्र में भी आ जाएगा मानसून। उस समय भी इसके दाम बहुत अच्छे खासे बढ़ेंगे फिर। बिल्कुल सर, ये बात तो आपकी सही है। बरसात का मौसम होते ही बहुत लोगों का मन मचलने लगता है, तो फिर वहाँ हम आपके यहाँ भेज रहे हैं, फिर उसके बाद हम नोएडा भेजेंगे सीधा, फिर आपके यहाँ भी मौसम अच्छा रहेगा, फिर आप भी इंजॉय कर सकते हैं। जुलाई अगस्त में भेजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रदीप जी बेचारे उदास बैठे हुए हैं कि उनका जिक्र नहीं हो रहा है। प्रदीप जी, आपको ही पहुंचा दिया जाएगा सर, आप परेशान मत होइए। इसके लिए उदास होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जरा एक और रिजल्ट पे नज़र डालते हैं इसी के साथ। और अगली कंपनी जिस पर के नतीजे पे नज़र डालनी चाहिए वो है जो है द्वारिकेश शुगर कंपनियों पे बहुत सारे बीच में सवाल आए जो है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 23 से बढ़ के 46 हो गया है, ऑलमोस्ट डबल। रेवेन्यू देखें तो 23% के आसपास का इजाफा रहा है। ये जो है 458 करोड़ के आसपास रहा है। बिट्टा मार्जिन्स 73 करोड़ से बढ़ करके 107 करोड़ रुपए हो गए हैं। और ओवरऑल मार्जिन में भी हम देख रहे हैं 4% के आसपास का इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये बात जो है द्वारिकेश शुगर पे निकल करके आती हुई स्क्रीन पर लेकर के आइए। अभी फिलहाल इंट्राडे लो पर आ चुका है द्वारिकेश शुगर, अब धीरे धीरे करके लाल निशान में फिसलता हुआ। शुगर कंपनियों में थोड़ा एक सीजनल वाला मामला थोड़ा परेशान करता है। प्रदीप सर, क्या कैसे देख रहे हैं? एक महीने में करीब 14% के आसपास की रैली रही है। बहुत सारी स्टोरीज रहती हैं, इथेनॉल की स्टोरी पे कोई बातचीत आ गई तब रैली आ जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आई तब रैली आती है, पर एक सेकुलर रैली जो है ना वो देखने को कम मिलती है। आपकी टिप्पणी? सर मुझे लगता है इंटायर शुगर काउंटर ऑलरेडी भागा है, लास्ट एक दो हफ्ते में ना ऑलरेडी चल चुका है। तो देखिए यहाँ पे तो कोई सेलिंग प्रेशर है नहीं अभी फिलहाल, कोई नेगेटिव भी मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं भी बिल्कुल से यहाँ से अचानक सडनली चल जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार 42 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और एक बार पेशेंस रखिए। नेक्स्ट जो टारगेट होगा 55 का होगा और 56 का होगा। एंड मैं राघवन सर को सुन रहा था, आपको भी सुन रहा था, तो मुझे एक कॉल देना था। कंपनी का हाँ, नाम है एलटी फूड। ये एलटी फूड में ना बहुत टाइम बाद ब्रेकआउट आया है और सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी सर 418 के आसपास चल रहा है, तो आपको लेना चाहिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 429 का टारगेट देखने को मिलेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है इस केस में। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 405 और 430 रहेगा मेरा टारगेट। एक से 2 दिन में आपको आ जाएंगे। अगर आपका डिलीवरी में आप जाना चाहते हो, 2-4 महीने के लिए आप लेना चाहते हो, तो भी आप ले सकते हो। उस केस में आपको और भी हायर टारगेट मिलेंगे। लेकिन आपको खाना खाना है, उसके बाद आपको होटल में जाना है। और आईटीसी होटल मुझे हाँ, लगता है बहुत ही फेमस चार्ट है अभी। वाह, देखिए राघवन सर अभी डिस्कशन कर रहे थे, तो आईटीसी होटल का भी सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है आपका नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए, मुझे लगता है ये 250-260 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। क्योंकि देखिए जो भी आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद मेरा आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी करके फेमस स्ट्रैटेजी है, तो बहुत ही काम करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन, फिर से अभी एक तगड़ा वाला ब्रेकआउट आया है इसमें। लेकिन ये इंटरडे के लिए नहीं है आईटीसी होटल, ये आप एटलीस्ट आपके पास 4 से 6 महीना वेट करने का क्षमता होना चाहिए। तो मुझे लगता है एक बार आपको यहाँ पे 195 का टारगेट रखना चाहिए, और पहला टारगेट होगा 250 और सेकंड टारगेट रहेगा 270। चल इन्वेस्टमेंट कॉल है ये, और एलटी फूड में आज और कल आपका टारगेट आ जाएंगे। ठीक। एल्टी फूड जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। क्या मतलब इसे कोइंसिडेंस कहेंगे या क्या कहेंगे? इसको हमने, हमारा जो सेगमेंट है ना बुध परसों, इसमें डिस्कशन में हम लेकर के आए थे, और ज़रूर कोई बात है में, और वहाँ से क्या शानदार मूव अब यहाँ पर आ चुका है, और अभी भी ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं 430 रुपये तक के, यानी करंट लेवल से भी 12 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण जो हमने आपको बताया था, भारत सरकार की तरफ से जो सिंधु जल समझौते को लेकर के फैसला लिया गया है, उससे जो है भारतीय किसानों को
फ़ायदा होगा और यहाँ पर बासमती राइस का उत्पादन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट को जो है हो सकता है मंजूरी मिले। उस तमाम चीज़ों का फ़ायदा जो है वो एलटी फूड्स को होगा, क्योंकि बासमती राइस जो पाकिस्तान भी एक चूँकि बड़ा एक्सपोर्टर है, वहाँ पर डिले हो सकता है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो पानी रोकने का फैसला लिया गया है उसका फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है एलटी फूड्स को। तो ये 4.25% की तेज़ी 418 अब 419 के आसपास पहुँचता हुआ अभी 430 का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। ये 102 दिन का टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है, नज़र बना करके चलिए यहाँ पर। और 405 का एक स्टॉप लॉस। आईटीसी होटल्स पे 250 से 260 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल के लिए यहाँ पर टारगेट दिया गया है। चलिए इस बीच जो है सन फार्मा के रिजल्ट जरा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सन फार्मा जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। फार्मा पे मिले जुले प्रतिक्रिया देखने को मिली है, कोई अच्छे रहे नतीजे, कुछ खराब रहे। प्रॉफिट यहाँ पर 19% घटा है, रेवेन्यू में 8% की बढ़त रही है, एबिटा 22% बढ़ा है, मार्जिन्स अगर हम देखें तो 3% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। डिविडेंड 5.5 रुपये पर शेयर का यहाँ पर ऐलान किया गया है। राघवेंद्र सर, सन फार्मा पैक को लेकर के आपका व्यू अभी क्या है? बने रहें, दूर रहें, या फिर चुनिंदा शेयर होने चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या है फार्मा को लेकर के, और सन फार्मा कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? देखिए बिल्कुल जी, पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे इसी शो में कहा था कि फार्मा से को अभी अवॉइड कीजिए। मुझे बहुत बड़ी कोई स्ट्रेंथ उसमें दिख नहीं रही है। थोड़े बहुत ऊपर जाते हैं, 2% ऊपर जाएगा, फिर 8% नीचे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से फार्मा से अभी दूर रहिए। सन फार्मा जिसका रिजल्ट अभी आया है, मुझे लगता है कि रिजल्ट बहुत खराब नहीं है, बट ओवरऑल प्राइस ऑलरेडी जो है स्टॉक ओवर बॉट जोन में ट्रेड कर रहा था, प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये कंटिन्यू हो सकता हम 1600 1620 भी देखें। बट फिलहाल मुझे अभी बहुत बड़ी कोई स्ट्रेंथ अपसाइड बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। 10 20 50 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए मैं नहीं बोल सकता कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म पर ट्रेड लेना है तो वो बाई सेल कर सकता है। बट मेरे हिसाब से अभी फिलहाल जो है जितने फार्मा स्टॉक हैं उनसे दूर रहिए। ठीक सर। इस बीच जो है अगले जो है अब हमारा वक्त हो गया है हमारी थीम की तरफ जाने का। बड़ी असमंजस की स्थिति अभी तक मेरे मन में है कि थीम क्या ली जाए, लेकिन आखिर में फिर निर्णय लिया गया। इस पूरे हफ्ते जो सेक्टर्स पे हमने बातचीत की है उन्हीं के चुनिंदा शेयरों पे बातचीत करते हैं, जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं, क्योंकि लोगों का रुझान वही है, चाहे वो डिफेंस हो, रेलवे हो और पावर हो। ये 3 सेक्टर्स के सर कुछ चुनिंदा शेयरों पे बातचीत करेंगे, जहाँ पे कुछ एक खबरें भी रही, कुछ एक नतीजे भी रहे, और आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे वो भी आप लोग सोच लीजिए। आखिर में वो जानने की कोशिश करेंगे अगले 10 से 12 मिनट में। कोशिश करते हैं 12-15 शेयर फटाफट डिस्कस करने की। शुरुआत करेंगे सर बीईएल के साथ। बहुत सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही है और यहाँ पर एक खबर और आई है कि अब ये बीएसई में शामिल होने जा रहा है 22 जून से। तो अभी भी बीएल के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। सब लोग कह रहे हैं अब धीरे धीरे करके प्रॉफिट लेकर के निकलो, लेकिन उसके बावजूद इसकी चाल थम नहीं रही है। आज भी 1 रुपये ऊपर है, 384 का लेवल देखने को मिल रहा है। एक महीने में 25% की रैली आ चुकी है। क्या ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, या अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि 400 तक आ सकता है उसके लिए फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है? शुरुआत इस पर दोनों की चाहेंगे क्योंकि बड़ा शेयर है। आपकी टिप्पणी राघवेंद्र सर पहले। बीएल का देखिए, पिछले हफ्ते उन्होंने शॉर्ट कॉल दिया था, वहां पे गलत साबित हो गया। 5-6 रुपए नीचे आया, फिर वहीं से रिवर्स ले लिया इसने। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मुझे लग रहा है कि अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है। यहाँ से मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा सा 20-25 रुपए ऊपर आया है। अब हो सकता है कि स्टॉक दोस्तों 390 395 का लेवल एक बार टच करे। 400 का लेवल अभी क्रॉस करना मुश्किल है, बट अभी भी 8-10 रुपए की रैली ऊपर की है। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है बिल्कुल बाई कर सकते हैं 10 रुपए के लिए, और आपको 378 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो मेरे हिसाब से बीईएल बाई ऑन डिप रखिए, जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसको बाई करिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, टारगेट जो है बड़ा है, तो 1:2 का रेशियो है, तो बाई कर सकते हैं। ठीक। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी छोटी सी यहाँ पर। सर मुझे लगता है कि कुछ कुछ काउंटर ऐसा होता है ना जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए बीएल को हमने आपके शो में बात किया था, बाई कॉल दिया था 270 से। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में तो एग्जिट नहीं करना है जब तक आपको 500 450 ना आ जाए। ये तो मेरा थॉट है पर्सनल। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना सही होता है, आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर हो, तो फिर आप एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मेरा सलाह रहेगा, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले भी बताया था। लेकिन माय इंटरप्रिटेशन इज ये स्टॉक जो है ना नेक्स्ट मल्टीवेगर होने वाला है, अभी आ गया इंडेक्स के अंदर भी। सो मुझे लगता है आप एग्जिट मत कीजिए, आप यहाँ पे होल्ड कीजिए, लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं है। फ्रेश बाई अभी आप मुझे सुन रहे हो तो 380 में है, तो अभी आपको फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना है। जिस दिन थोड़ा 5% 7% नीचे होगा, इंटर डिफेंस नीचे रहेंगे, उस दिन आप बाई कर लेना, लेकिन अभी नहीं। मुझे लगता है मल्टीवेगर होने वाला, आपको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, होल्ड करना चाहिए यहाँ पर, इनके पास भी बीएल है। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं यहाँ पर
वो है सुजलॉन। सर जरा देखिए जरा सुजलॉन पे क्या करें अब, 60, 61, 62, कई बार कल भी हम लोगों ने पावर स्टॉक्स में आपसे डिस्कशन किया ही था इस पर। अभी क्या करें सर, क्या वेट करें, अवॉइड करें, क्या करें सर? देखिए फ्रेश पाई तो मैं नहीं बोलूंगा। 58 और 60 का रेजिस्टेंस तो उसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। जिसके पास है वो 58 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। मुझे याद है 48 रुपए से हम लोग रिकमेंड करते आ रहे हैं आप ही के साथ, और 60 रुपए तक का रेजिस्टेंस था, वहीं पे बार बार घूम रहा था स्टॉक, कई बार नीचे भी गया 55, 56, 54। अब यहाँ से 58 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को होल्ड कीजिए। फ्रेश बाई करने के लिए 62 रुपए का ब्रेकआउट का वेट कीजिए। मुझे तो वो अगर ब्रेकआउट दे देगा तो स्टॉक हो सकता है आपको 70 रुपए तक दिखाई देगा, 70, 75 का भाव आ सकता है। बाई और डिप रखिए। बाय ऑन डिप रखिए। चलिए सर यहाँ पर प्रदीप जी जरा आप एचएल देखिए जरा। एचएल 5,000 के नीचे आया है। कहाँ पर फ्रेश एंट्री की अब सलाह यहाँ पर रहेगी? आज 40-42 रुपए हल्का हुआ है। और कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए जिनके पास लोअर लेवल पे हो, और कहाँ पे फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी? दोनों चीज़ें बताइए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए जब तक ये 7,000 8,000 नहीं आएंगे, और मुझे लगता है वो भी आएंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे तो मैंने आज से दो तीन दिन पहले ही जो कॉल दिया था उसमें ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एक बार 200-300 पॉइंट नीचे मिलेंगे तब जाके आपको एक बार न्यू एंट्री करना है। अभी फिलहाल न्यू एंट्री नहीं करना है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। तो ये 4700 के आसपास कह रहे हैं, 200 रुपये नीचे। आप म्यूट हो गए सर, म्यूट हो गए प्रदीप जी। मुझे लगता है 4,800 4,600 आपको एक बार प्राइस मिलेंगे, उस जोन पे आपको न्यू एंट्री करना है। फिलहाल प्रॉफिट बुक यहाँ पे हो सकता है। प्रॉफिट बुक यहाँ पर हो सकता है। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक जो है कोचिन शिपयार्ड ने जो है, हम देख रहे हैं कि आज ज़्यादातर शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद राघवेंद्र सर इसमें 1% के आसपास की बढ़त है। 1923 के आसपास चल रहा है, और 3,000 के आसपास का 50 वीक हाई है। कल भी आप लोगों से डिस्कशन में हम लेकर के आए थे और काफ़ी सारे सवाल भी यहाँ पर निकल करके आ रहे थे। अभी क्या करना चाहिए 1900 के आसपास कोचिन शिपयार्ड में? देखिए एक बार प्रॉफिट बुक करिए। मुझे लगता है ये डिफेंस स्टॉक जो इंटायर पैक है वो प्रॉफिट बुकिंग की मोड में है। बीच बीच में दो स्टॉक ऐसे हैं जो 5%, 7% बढ़ जा रहा है। रैली अभी इसमें नहीं है। 3,000 रुपए का स्टॉक था, ये अभी भी 1900 के आसपास है। तो अगर किसी ने निचले स्तरों पे लिया हुआ है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1880, 1900 का। स्टॉक को होल्ड कीजिए। फ्रेश बाई करने की राय अभी नहीं है, इंतजार कीजिए, थोड़ा सा करेक्शन आए फिर बाई कीजिए। ठीक। मिश्रा धातु निगम पे एक प्रश्न काफ़ी देर से हमारे पास आ रहा है। प्रदीप सर जरा हमारे एक दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं, आज 2% नीचे है, वो कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। हमारे प्राइम मेंबर हैं जो है, और रिद्धम जैन साहब, या इनके पास 415 के रेट पर लेकर के बैठे हुए हैं। अभी 396 के आसपास चल रहा है। अभी आपकी सलाह कुछ रहेगी इस पर? सर इसमें हमारा कॉल था और वो कॉल अभी भी एक्टिव है। इसमें स्टॉप लॉस हमने सेकंड दिन ही रिवाइज किया था, स्टॉप लॉस है 390। तो 390 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए 390 अगर कभी भी ब्रेक करता है तो आपको एग्जिट भी करना चाहिए। तो 390 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और एक बार होल्ड कीजिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और जिस पर बहुत लोगों की जो है पोजीशन है राघवेंद्र सर, वो है एनएचपीसी। ये एनएचपीसी और ये क्या नाम है इसका, सुजलॉन का ऐसा ही चल रहा है, लेवल्स फंसे हुए हैं। अब ये फिर से वापस जो है 86 पर आ गया, मतलब 90 क्रॉस नहीं कर रहा है, और फिर नीचे से 2-3 रुपये बढ़ता है, फिर नीचे 1-2 रुपये आ जाता है। तो अभी बहुत लोगों के पोर्टफोलियो पे 100-125 के आसपास है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए इमीडिएट एग्जिट करने की तो राय नहीं है जिन्होंने 100 रुपए के ऊपर लिया हुआ है। अभी ये रेंज में रहेगा स्टॉक। मुझे लगता है अभी और 1-2 महीना कम से कम स्टॉक रेंज में रह सकता है, 90-92 ऊपर और निचले स्तरों पे 84-85 के रेंज में। तो इस रेंज में जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। तो इसमें अभी नो ट्रेड जोन है, अभी अवॉइड कर सकते हैं। जिसके पास है वो 85 या 83 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा सकता है। ठीक। आज क्या मतलब लंबी सुस्ती के बाद, कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस पे, पावर ग्रिड को लेकर के कि एक मतलब जोन में चला गया है ये। प्रदीप सर देखिए, क्या उस जोन से निकलने की कोशिश हो रही है? 2% की तेजी। विपुल जी यहाँ पे ना एक बेसिकली रेसिस्टेंस था 292 के आसपास। तो बेसिकली एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, लेकिन ये सस्टेन करेंगे कि नहीं, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो मुझे लगता है एक बार जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। फिर भी पावर ग्रिड में फ्रेश एंट्री का सलाह इस जोन पे नहीं होगा, क्योंकि मैं मार्केट को लेकर ओवरऑल मेरा आउटलुक यही है कि एक बार नीचे आ सकता है मार्केट। तो जो डीप मिलेंगे उस डीप में लेना बेटर रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सेफ इन्वेस्टर्स हूँ। तो मैं
ऐसे इसीलिए थोड़ा ज्यादा, आपने सुना ही होगा, मैं मैक्सिमम बोलता हूँ कि इस जोन पे नहीं है, थोड़ा नीचे आपको लेना है, क्योंकि मैं ऑलवेज सेफ जाता हूँ। मुझे लगता है कि सेफ खेलना इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जोन पे फ्रेश बाई नहीं है विपुल जी, एक बार 296 298 भी आज आ सकता है। फ्रेश बाई रहेगा एक बार 280 275 के आसपास। सेफ जोन क्या होता है आपने? 275 280 इस जोन पे अगर आएंगे तो तब जाके आपको बाई करना है। 275-80 पे, ठीक है। तो सेफ खेलते हैं यहाँ पर प्रदीप जी। लेकिन बहुत जब से ये 1992 एक स्कैम करके सोनी पे एक सीरीज आई थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी। उसमें मतलब जो है रिस्क है तो इश्क है, कि जब से डायलॉग आया ना तो लोग डरते नहीं, लोग कहते नहीं है मुझे रिस्क में और इश्क में जो है भरोसा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है कुछ एक और शेयरों पर जो है नज़र डालते हैं। कल काफ़ी सारे कंपनियों के रिजल्ट देखने को मिले, खासतौर से रेलवे के। सर रेलवे में रिजल्ट्स के बाद क्या पोजीशन बन रही है, क्या आगे की क्या स्थिति होनी चाहिए? कल भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, आज भी है 400 के आसपास। आरवीएनएल क्या बाइंग कैंडिडेट हो सकता है राघवेंद्र सर? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि रेलवे स्टॉक, सीजनल स्टॉक ये भी हो चुके हैं सुबह की तरह। ऑलरेडी जो है बहुत बड़ी रैली हो चुकी है नीचे से, और ऊपरी स्तरों पे जो लोग अभी ट्रैप हुए हैं उनको इमीडिएट एग्जिट नहीं मिलेगा। बीच बीच में 10-5% की रैली आएगी, बट मुझे लगता है फ्रेश बाई मत करिए। 10-5 रुपए के लिए बाई करना हो तो यहाँ बाई कर सकते हैं 390 का स्टॉप लॉस देकर के 415 420 के लिए, बट लंबी अवधि के लिए अभी अवॉइड कीजिए। लंबी अवधि के लिए अभी अवॉइड करने की सलाह है यहाँ पर आरवीएनएल को। लेकिन आरवीएनएल के साथ क्या आईआरएफसी और इरकॉन पे भी यही राय रहेगी? आपका कोई रेलवे पे क्या व्यू है प्रदीप जी? और आईआरएफसी को जरा चार्ट पे एक बार देख करके बताइए क्या करना चाहिए। विपुल जी, मैं एंटायर रेलवे में पॉजिटिव हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। फ्रेश यहाँ पे बाई अभी नहीं करना है, लेकिन मैं नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए रेलवे में पॉजिटिव हूँ। तो आईआरएफसी और आरवीएनएल दोनों काउंटर के साथ ही मैं जाना चाहूंगा। देखिए अभी अगर आप आईआरएफसी देखेंगे, अभी करंटली ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 136 137 के आसपास। तो मुझे लगता है एक बार 130 125 भी पॉसिबल है, आ सकता है। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं है। ठीक है, चलिए इस बीच राहुल दास जी कह रहे हैं थैंक यू प्रदीप दा फॉर न्यूज एंड टेक्नोलॉजी रैली। आई बॉट एट 1205 टू 1365। वह 1365 पे निकल गए और कह रहे हैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम कोलकाता, टेक रिस्पेक्ट एंड लव। तो आपके लिए प्यार और सम्मान भेजा गया है कोलकाता से थैंक यू, राहुल थैंक यू। दास जी की तरफ से। चलिए इस बीच अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं और यहाँ पर लेकर के आते हैं जरा टाटा पावर को। टाटा पावर पे भरोसा सबका है, लेकिन ये शेयर जो है राघवेंद्र सर क्रॉस नहीं कर रहा है 400, और मतलब उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है और पूरे पावर में एक सुस्ती छाई हुई है। कल हम लोगों ने मतलब इतनी चर्चा भी की, अभी क्या करें सर? सवाल भी आते रहते हैं, लोग कह रहे हैं क्यों नहीं चल रहा है, क्या करें टाटा पावर पे? अवॉइड कीजिए सर, अभी ऑलरेडी 400 के आसपास है। 400 जब क्रॉस करेगा तब एंट्री करेंगे। अभी नो ट्रेड जोन है, इंतजार कीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए या 400 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए। सर देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हर स्टॉक में ट्रेड करना कोई बहुत जरूरी नहीं है, जब तक वो अपनी रेंज में ना आए, जब तक वो रेंज का ब्रेकआउट ना दे। तो बेटर है जितने अभी इंटायर जितने भी पावर में स्टॉक है, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, या कोई और स्टॉक हो, अडानी पावर हो, मुझे लगता है कि अभी सब एक रेंज में है। इंतजार कीजिए, जब ब्रेकआउट आएगा फिर स्टॉक में ओवरऑल जब आएगा पिक्चर तो बाई करेंगे, बट अभी फिलहाल अवॉइड करने की राय है। अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए अगली जो है एक और डिफेंस कंपनी लेकर के आते हैं, भारत डायनामिक्स। 1910 के आसपास आज लोअर लेवल से रिकवरी इंट्राडे में देखने को मिल रही है। 1870 का लो लगा करके अब 1909 पे आ रहा है। 1900 के ऊपर बीडीएल कैसा लग रहा है प्रदीप सर? सर कंपनी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि और थोड़ा करेक्शन यहाँ पे पेंडिंग है। अगर आपके पास ऑलरेडी है, होल्ड कीजिए, नो डाउट यहाँ से फ्रेश 30-40% रैली आपको मिलेंगे, लेकिन फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं होगा। फ्रेश बाई मुझे लगता है एक बार आपको 1820 1780 का भाव मिल सकता है, तो उसके लिए आपको एक बार वेट करना चाहिए। ठीक। अब जरा एक बार सर जरा मझगांव भी देख लीजिए, ये भी 3500 के आसपास। राघवेंद्र सर आप देखिए जरा, 3500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ 0.25% के आसपास की बढ़त। यहाँ भी प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी या कुछ दम लग रहा है? नहीं सर, थक गया स्टॉक। 3400 और 3300 के रेंज में था तो भी हमने बोला था बाई करिए। अब 100 रुपए ऊपर आ चुका है, 150 रुपए ऊपर गया था। मुझे लगता है कि अब यहाँ से थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ी सी शांति रहेगी, तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास है तो 3400 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दीजिए और होल्ड कीजिए।
ठीक है, अभी होल्ड करने करिए, ये सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस आपको दिया जा रहा है उसका ध्यान आप लोगों को रखना होगा। अदानी पावर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अदानी पावर प्रदीप जी जरा आप देखिए, अदानी पावर पे कोई गुंजाइश है क्या? कल भी बात हुई थी। सर अदानी पावर को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है कि 500 के ऊपर इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको एक बार 495 490 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और एक बार नेक्स्ट 4 से 5 महीना होल्ड करना है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको 650 700 का भी भाव मिल सकता है, क्योंकि एंटायर जो अदानी काउंटर्स है, अदानी ग्रुप है, ओनली फॉर AWL को छोड़ के मैं ऑल्स काउंटर में पॉजिटिव हूँ। और स्पेशली अदानी पावर वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक है। सो ये और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। सो हमने हमारे क्लाइंट को भी बहुत पहले रिकमेंड ऑलरेडी किया है। सो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, सर जरा आप लेकर के आ जाइए टोरेंट पावर को लेकर के। सर टोरेंट पावर पे राघवेंद्र सर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, स्टॉक ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है और अभी एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल स्टॉक में कोई जो नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इंतजार कीजिए। थोड़ा सा स्टॉक नीचे आता है तो उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस बीच जो है कुछ एक ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स के जो डिफेंस स्टॉक्स रहे जिनमें काफ़ी अच्छा मूव रहा, जैसे डेटा पैटर्न जैसे शेयरों पे सर क्या व्यू अभी लेना चाहिए? प्रदीप जरा देखिए, 2700 के आसपास आ गया, हालांकि एक अच्छी रैली आ चुकी है। कोई गुंजाइश अभी बची है क्या, या फिर सब अब थक चुके हैं? देखिए, जिस दिन हमने बताया था उस दिन से नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बार जो 3150 के आसपास एक बार हाई लगाया था, उसके बाद से अभी नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है आप थोड़ा थोड़ा करके अभी ऐड करना स्टार्ट कीजिए। 2650 का देखिए कल भी लो था, तो मुझे लगता है 2650 2600 दिस इज अ वेरी गुड जोन फॉर न्यू ऐड करना चाहिए आपको। यहाँ पे बाई ऑन डीप आपको करके जाना है। सर जरा जुपिटर वैगन देखिए ना रेलवे पे, क्या यहाँ पर गुंजाइश है? यहाँ पर भी रिटेलर्स के काफ़ी क्वेश्चंस क्वेरीज लगातार आ रही हैं हमारे पास। बीच में अभी जो है जो गिरावट हुई है उसमें करेक्ट भी ठीक तेज़ी के साथ हुआ है। पिछले 4-5 दिन में 10% के आसपास का करेक्शन आ गया, 10-12% का। कोई गुंजाइश है सर राघवेंद्र जी? मुझे लगता है सर यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा अपसाइड नहीं है। मुझे लगता है 380 आता तो बहुत सेफ जोन होगा, वहां हम बाई कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ भी बाई करते हैं तो आप 380 का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को बाई कीजिए। 425 430 तक के लिए आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ठीक सर, चूंकि समय की कमी है, इससे ज़्यादा शेयर डिस्कस करेंगे तो अभी हर्ष जी जो अच्छे अच्छे शेयर लेकर के आए हैं वो छूट जाएंगे हमारे साथ। आप दोनों से अभी ये जानना चाहेंगे कि पावर, डिफेंस और रेलवे, इन 3 सेक्टर जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, ओवरऑल जो है अभी क्या करना चाहिए? प्रदीप जी आपसे शुरुआत कर लेंगे। क्या सब में अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? कुछ पसंदीदा शेयर हैं क्या आपके जहाँ पे फ्रेश पोजीशनिंग लेने की आपकी कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है? राघवेंद्र जी पहले आप, फिर प्रदीप जी आप। देखिए, मुझे लगता है विपुल जी की स्टॉक ऑलरेडी जो है तीनों सेक्टर के बहुत तेज ऊपर आ चुके हैं। डिफेंस हो, रेलवे हो या फिर पावर हो। डिफेंस सबसे पहले ऊपर आया, तो मुझे लगता है डिफेंस में अभी प्रॉफिट बुक करके आपको पावर में शिफ्ट कर देना चाहिए। थोड़ी बहुत जो स्टॉक्स अच्छे अच्छे हैं आप उसमें निवेश कीजिए। मेरा जो फेवरेट है वो एनटीपीसी और अडानी पावर, ये 2 स्टॉक है जहां मुझे लगता है कि आपको निवेश करना चाहिए। रेलवे स्टॉक मुझे लगता है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कीजिए। रैली हो चुकी है, ऊपर से ऑलरेडी लोग क्रैप हो चुके हैं, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है। तो मुझे लगता है अभी अक्टूबर नवंबर तक इंतजार करना चाहिए रेलवे स्टॉक के लिए। बजट जब आने वाला होगा उसके 2-3 महीना पहले फिर से बाई करेंगे। बट रेलवे अवॉइड कीजिए, डिफेंस में प्रॉफिट बुक करके उसको आप फिक्स कर दीजिए पावर में। ठीक, प्रदीप सर आपकी राय इन तीनों सेक्टर्स को लेकर के? बहुत लोग जो है अभी भी पॉजिटिव हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मुझे लगता है पावर सेक्टर अभी चला नहीं है। तो पावर सेक्टर ऐसे डिफेंस और रेलवे की तरह नहीं है, पावर सेक्टर बहुत धीरे धीरे चलता है। तो पावर सेक्टर में मैं अदानी पावर के साथ ही जाना चाहूंगा, टाटा पावर के साथ जाना चाहूंगा। दोनों कंपनी बहुत बढ़िया है और आपको अभी फ्रेश बाय नहीं करना है, एक बार वेट करके जाना है मार्केट में। नेक्स्ट अगर 1-2 महीना कभी भी डीप मिलता है तब जाके आपको पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। सेकंड, जो डिफेंस सेक्टर है ये भी बहुत बढ़िया सेगमेंट है। इंटायर द डिफेंस काउंटर मेरा बहुत फेवरेट है। HAL एंड BEL दोनों काउंटर मेरा बहुत फेवरेट है। तो मुझे लगता है एंड
डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, दो स्टॉक्स एंड जो अदानी पावर एंड टाटा पावर, ये सारा स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, हमने क्लाइंट को रिकमेंड किया है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे एक बार वेट करना चाहिए, यहाँ पे एक बार फ्रेश एंट्री नहीं होगा, क्योंकि विपुल जी आई बिलीव कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे करेक्शंस होंगे, उसी करेक्शंस पे आपको लेना है। एंड थर्ड, रेलवे काउंटर भी मुझे अच्छा लगता है, रेलवे एंड डिफेंस नेक्स्ट थीम है, चलेंगे भी, लेकिन फ्रेश बाई दोनों सेगमेंट पे यहाँ पे अभी नहीं रहेगा, एक बार आपको वेट करना है। जैसे ही आपको दिखेंगे कि यहाँ से एंटायर द सेगमेंट्स पे आपको ऑल स्टॉक में 8 to 10%, 15% करेक्शंस मिल रहा है, उस टाइम पे आपको लेना है, अभी नहीं लेना है। ठीक, चलिए, तो ये बात, ये थीम यहाँ पर निकल करके आती हुई, रेलवे, डिफेंस और पावर, ये तीन पर बहुत सवाल थे, तो मुझे लगता है एक ही बार में हम लोगों ने इन तीनों पे कुछ एक शेयरों पे बातचीत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट का रुख करते हैं ब्रोकर बोलेगा। चलिए ब्रोकर बोले, अगला सेगमेंट हमारा जो है हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बहुत सारे शेयरों को ढूंढ करके लाते हैं, खासतौर से जहां पर बड़े ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट होती है। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, पहली कंपनी है आईटीसी की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 510 रुपए का इनका टारगेट है। अब इनका कहना है कि Q4 के जो नंबर्स हैं उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। एफएमसीजी जो बिजनेस है वो धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ रहा है, यहाँ पर मार्जिन्स की स्थिति बेहतर होती दिख रही है। अगर आप यहाँ पे सिगरेट सेगमेंट की बात करें तो साल दर साल के हिसाब से 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो इनको ठीक लगती है। और इसमें इनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे पिछले कुछ सालों में पहले होता था कि टैक्स के मोर्चे, जब बजट पे यहाँ पे सिगरेट को लेकर टैक्स के ऐलान होते थे, वहां पर जो है अभी स्थिति एकदम स्टेबल है, जिसकी वजह से इनको आगे की स्थिति भी बेहतर देखने को मिल रही है। साथ ही इन्होंने कहा है कि रेवेन्यू के मोर्चे पे बात करें तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, जो यहाँ पर जो है ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाती है। साथ ही इनका ये कहना है कि अभी जो आईटीसी का जो स्टॉक है की बात करें तो उसके जो वैल्यूएशन है वो काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, पेपर जो बिजनेस है वहां पर जो कॉस्ट इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये बात आईटीसी पे निकल करके आ रही है। आईटीसी पे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा की रिजल्ट को लेकर के। एचएसबीसी की रिपोर्ट है, 510 तक के टारगेट। प्रदीप सर जरा बताइए आईटीसी में क्या करना चाहिए अभी? मुझे लगता है जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। इनका एक बहुत बड़ा लेवल पे रेवेन्यू आता है सिगरेट बिजनेस से, एंड जो एफएमसीजी पेपर बैंड्स है, सारा रेवेन्यू आईटीसी को ही मिलता है। तो मुझे लगता है देखिए 35,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया, नो डाउट फंडामेंटली इज अ वेरी गुड कंपनी। और इसमें विपुल जी एक चीज क्या है ना, बहुत टाइम से स्टॉक चला नहीं था, और एक टाइम पे तो आज से कुछ साल पहले मीम भी बनते थे, अरे सब चल गया आईटीसी नहीं चला, और हर कोई एनालिस्ट आते थे उस टाइम पे आईटीसी को बोलते थे कि बाय करना है, लेकिन फिर भी नहीं चलता था। जब ब्रेकआउट आया, हमने देखा कि ऑलमोस्ट 350 के ऊपर ब्रेकआउट आया, उसके बाद जाके स्टॉक नो डाउट 520 के आसपास ऑल टाइम हाई भी लगाया। तो अभी 437 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है शॉर्ट टाइम करेक्शन में जितना नीचे आना था ऑलमोस्ट 394 390 के आसपास, वहां से बॉटम बनाया, अभी फॉलो अप बाइंग आ रहा है। मुझे लगता है एक बार आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाय भी आप करंट लेवल से कर सकते हो। इस केस में आपका टारगेट आएंगे, पहला जो टारगेट आएगा 470 एंड सेकंड टारगेट आएगा मुझे लगता है कि 520 एंड 525 के आसपास। और अगर एक बार 520 के ऊपर सस्टेन करते हैं उस टाइम पे, तो आपको न्यू वॉल्स हाई यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, और फ्रेश बाय भी आप इस जोन से करके जा सकते हो। चलिए, तो ये बात आईटीसी पे निकल करके आ रही है। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? सर बिल्कुल ऐसा एक मीम था, जैसे हम लोग ऐड देखते थे कि ये पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, तो वैसी ही मीम थी आईटीसी पे बनती थी कि ये चलता ही नहीं है, तो हम लोग देखा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम लोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर यूबीएस की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह, और स्ट्रीट पर सबसे बड़ा टारगेट दिया है इन्होंने 450 रुपए का। क्यों दिया है तो देखिए हम लोग बताए थे आपको। देखिए इनका सबसे पहले कहना है कि वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 के बीच में कंपनी के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो करीब करीब 2.4 लाख करोड़ की यहाँ पर जो पाइपलाइन में ऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इन्होंने कुछ ऐसे मिसाइल्स के बारे में या कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम्स के बारे में नाम गिनवाए, जिसका साफ तौर पे जब भारत और पाकिस्तान में तनाव देखने को मिला उस समय में बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली। जैसे कि आकाश मिसाइल है, IACC यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है, L70 गन अपग्रेडेशन वाला जो इनका सिस्टम है, और शिल्का हथियार प्रणाली, और साथ ही रडार, यहाँ पे जो तमाम चीज़ें थी इन्होंने बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया था। अब ऐसे में यहाँ पर जो ब्रोकरेज का मानना है कि इससे ना सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई दिख सकती है। और इनका ये भी कहना है कि जो बाजार है अभी भी इसकी जो पाइपलाइन में जो ऑर्डर बुक है उसको लेकर और साथ में लगातार बढ़ती आय को लेकर हल्के में देख रहा है, यानी कि वैल्यूएशन जो है अभी इनको काफी ज्यादा अभी भी और आने वाले दिनों में बेहतर बढ़ते हुए दिख सकते हैं। जी चलिए, इस पर जरा राय लें उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें
आज की वो पहली कमेंट्री जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो याद कीजिए, ये कहा था कि अगर आज की रैली थोड़ी सी टिक गई तो शॉर्ट कवरिंग तेज़ी से आएगी। सर 24,900 क्रॉस हो गया है, काफ़ी शानदार रिकवरी, करीब करीब 300 अंक ऊपर निफ्टी। अब ऐसे बाज़ार में क्या करें, एक ही दिन ऐसा डिप लगता है कि धड़कनें लोगों की बढ़ जाती हैं, फिर इस तरह की रिकवरी आती है, लगता है अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो अब तो सीधे 26,000 की बात करनी चाहिए, 25,000 तो कोई लेवल ही नहीं है, 900 25 24,900। क्या टिप्पणी रहेगी आप लोगों की सर? मतलब शानदार रिकवरी, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर बीएल पे आपकी बात। राघवेंद्र जी आपसे शुरू करें। देखिए विपुल जी, अभी अभी मैंने बोला जैसे ये मैं कल ही एक्सपेक्ट कर रहा था। कल की जो फॉल था वो कंप्लीटली केवल वो एक्सपायरी मूव था। आज का जो मूव है वो रियल मूव है, ये कंटिन्यूएशन रहेगा। मुझे बाई ऑन डिप दिख रहा है, मुझे बाजार में अभी फिलहाल मंदी नहीं दिख रही है। 24,500 बहुत स्ट्रांग बेस है, 25,000 का रेजिस्टेंस है, ये भी टूटेगा। हो सकता है 25,200 जाए, 25,200 का बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 3-4 बार हम वहां से नीचे आ चुके हैं। तो अभी जो रैली आ रही है ये कंटिन्यू होगी और मुझे लग रहा है कि अभी एक्सपायरी का मूव स्टार्ट हो गया। आई वोंट बी सरप्राइज अगर हम 25,500 के आसपास ये मंथली एक्सपायरी देख लेंगे। ठीक, टिप्पणी सर इस पर भी आपकी भी, प्रदीप सर, और साथ साथ बीएल पे आपका व्यू। सर मुझे लगता है कि एक बार हमें पेशेंस रखना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि लगातार 4-5 दिन का डेटा बहुत कंफ्यूज आया है और मैं बात करूंगा प्रॉपर डेटा के साथ। सो इसमें बेसिकली क्या है, कंफ्यूज्ड हो रहा है मार्केट, और लगातार हमने देखा कल जो लेवल से बाउंस बैक आया, लगातार मैं भी 4-5 दिन से आपको बोल रहा था कि 24,500 की सपोर्ट है, ब्रेक नहीं किया। अच्छा बात है, मार्केट ऊपर आ रहा है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे मैं बाई नहीं करूंगा फ्रेश। चाहे मुझे अभी भगवान आके भी बोल दे, मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा। मैं बाई करूंगा फ्रेश जब मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन करेंगे। एक बार मैं देखूंगा 3-4 दिन, चाहे मुझे वहां पे 10% 20% थोड़ा कम प्रॉफिट हो फिर भी चलेगा, लेकिन बाई मैं अभी नहीं करूंगा। बीएल पे करेंगे, बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं, इस पर तो राय बता दीजिए। ऑब्वियसली सर, देखिए बीएल मेरा वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है, स्टॉक है। ऑलरेडी वी डिस्कस मेनी टाइम, एंड बीएल आप ही के प्लेटफॉर्म में 272.80 से अभी भी होल्ड है, बाई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास लॉन्ग टर्म का एक व्यू है नेक्स्ट 1 से 1.5 साल, ट्रस्ट मी सर, मुझे लगता है बहुत ही यहाँ पे तगड़ा वाला ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे बहुत वॉल्यूम जो आया है लास्ट 4 से 5 मंथ पे, तो मुझे लगता है नेक्स्ट मल्टीवेगर होने वाला है। इस स्टॉक को आपको लेके चलना चाहिए, 1-2 दिन का स्टॉक नहीं है ये, नेक्स्ट 1-2 साल का आपके पास एक व्यू होना चाहिए, तो आप होल्ड कीजिए। 450-500 का भाव बहुत जल्दी आपको आते हुए मिले दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ना आपको इस जोन पे करंट बाई नहीं करना है। अगर आपको डीप मिलता है उस डीप में आपको ऐड करना है। ठीक है, अगली कंपनी के लिए चलते हैं, हर्ष के पास। हर्ष बताइए। ये अगली कंपनी है एनएचपीसी। तो एनएचपीसी के ऊपर देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, बिकवाली की सलाह दी है और 72 रुपए का टारगेट दिया है। क्यों दिया है, क्या बड़ा कारण है, वो हम बताएंगे, लेकिन साथ में रिपोर्ट में पहले इन्होंने रिजल्ट्स के बारे में बात करी तो वो बता देते हैं। तो देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू जो है उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, एबिटा भी ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पे दिखाता हुआ दिखाया है यहाँ पर। और कंपनी का जो इसमें ग्रोथ देखने को मिली, इसके पीछे वाटर सेस, क्योंकि कंपनी जो है वो हाइड्रो पावर जनरेट करती है, तो कई तरह के सेस लगाती है स्टेट्स और दूसरी जगहों पे, तो उससे जो वाटर सेस से जो कमाई हुई है वो यहाँ पर रिजल्ट्स में बेहतर स्थिति दिखाता है यहाँ पे। अब इनका पीछे कहना क्या है कि क्यों इन्होंने जो टारगेट्स है वो 72 रुपए के दे दिए, क्यों बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। इनका ये कहना है क्योंकि सिक्किम में कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टीस्टा वी पावर स्टेशन। वहां पर क्या हुआ है, बाढ़ आई, उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है, और ये भी कहा जा रहा है कि FY26 के Q4 में जाके ये ऑपरेशन होगा, क्योंकि अभी ऑपरेशन नहीं है तो इतना लंबा समय लग सकता है, और सालाना आधार पर 400 करोड़ का नुकसान यहां पर एनएचपीसी झेल सकती है। और साथ ही इन्होंने कहा है कि इसका जो असर दिखेगा वो लगातार आप देखिए कि जो कॉन्टिन्यूटी में देखें 3 से 4 क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि एनएचपीसी ने अभी कमीशन किया है पार्वती 2 प्रोजेक्ट, उसकी 3 से 4 यूनिट है, वो कवर अप करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका असर जो है क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है तो इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए टारगेट डाउनग्रेड किए गए हैं। चलिए, 72 का टारगेट, काफी लंबे समय बाद इतना नेगेटिव टारगेट कोई आया है। सर आप सहमत हैं इस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट से? 72 का टारगेट एनएचपीसी पे? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ट्रिपल जी इतना छोटा मतलब इतना लंबा टारगेट तो नहीं आना चाहिए। बट एनीवे, अगर किसी को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना हो, जैसे मैंने बोला अभी अभी कि 85-84 का स्टॉप लॉस लगाइए, बाई कीजिए। 90-92 का लेवल है, ये एक रेंज में है, जब तक जो साइड का रेंज ब्रेक होगा फिर उस तरफ भागेगा। अगर इसने 84 का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर 80 के नीचे आ सकता है, 90 का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर 100 के ऊपर जा सकता है। तो ये जो रेंज में है, तो रेंज में आप भी ट्रेड कीजिए। नीचे क्या होगा, अगले 2 महीने में क्या होगा, ये बाद में देखा जाएगा। फिलहाल अभी रेंज यही है, इसी रेंज में ट्रेड कीजिए। बिल्कुल सही बात।
चलिए अगली का आखिरी कंपनी आज की तलाशते हैं। देखते हैं कौन से पिटारे में आखिरी कंपनी कौन सी निकल के आई है। हर्ष बताइए। जी, सन फार्मा है और सन फार्मा के ऊपर न्यूमरा की रिपोर्ट है, न्यूट्रल स्टांस रखा है इन्होंने, 1910 रुपए का इन्होंने टारगेट दिया है। अब इनका क्या कहना है, इनका कहना देखिए कि कंपनी का जो रिजल्ट्स रहे हैं वो उम्मीद से थोड़े से नीचे रहे हैं यहाँ पर, और इसमें बड़ी वजह जो है अमेरिका में जो रेवेन्यू है वहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। साथ ही इनका कहना है कि FY26 के लिए जो सेल्स ग्रोथ गाइडेंस है वो भी जो दिया गई है गाइडेंस वो भी बिलो द एक्सपेक्टेशन दी गई है। और यहाँ पर जो गाइडेंस है FY26 के लिए ये भी बताया गया है कि लगातार खर्चे बढ़ते दिख सकते हैं, और खर्चे बढ़ेंगे तो साफ तौर पे यहाँ पे एबिटा मार्जिन पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे कंपनी ने ये भी कहा है, यहाँ पे जो कि ब्रोकरेज ने साफ तौर पे कोट किया है कि आने वाले दिनों में FY26 के लिए यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है सिंगल डिजिट में आ सकती है, 10 से नीचे जा सकती है। ठीक। सन फार्मा में अभी आप लोगों से भी डिस्कशन हुआ था रिजल्ट को लेकर के भी। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी अभी फिलहाल सन फार्मा को लेकर के? न्यूट्रल व्यू है न्यूमरा का, 1970 का टारगेट दिया गया है। मुझे लगता है जिनके पास है एक बार होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फार्मा सेक्टर बहुत टाइम से थोड़ा नीचे आ रहा था। अभी भी देखिए लास्ट तक 3 हफ्ता देखेंगे, 3 हफ्ता से ज्यादा भागा नहीं है, नीचे ही है ऑलमोस्ट। सो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह है। ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें कि बहुत तगड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा और यहाँ से मतलब भाग ही जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार 1750 एंड 1780 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, लेकिन एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है इस केस में 1630 का। ठीक। चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जहां पर ब्रोकरेज बुलिश है, जहां पर काफ़ी डिटेल में हमने आप लोगों को इसके बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हर्ष आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो ब्रोकर बोले में फिलहाल इतना ही। चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई अब जरा फटाफट हमारे दोनों दर्शकों की अगर कोई फेवरेट पिक हो तो हम लेना चाहेंगे। राघवेंद्र सर, कोई ट्रेडिंग आइडियाज, इन्वेस्टमेंट आइडियाज शेयर करना चाहेंगे? नहीं, अभी जैसे मैंने बोला सीमेंट पे मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, और मेटल में हिंदुस्तान कॉपर है, इस पे मैं हूँ थोड़ा पॉजिटिव। तो ये ग्रासिम और हिंदुस्तान कॉपर, ये दो स्टॉक है जो बाई कर सकते हैं एक महीने की व्यू के हिसाब से। डेरिवेटिव में स्टॉक है, दोनों बाई कर सकते हैं। ठीक। हिंदुस्तान कॉपर पे 240 रुपये का टारगेट, यहाँ पर 225 रुपये का स्टॉप लॉस जो है ध्यान रखिए यहाँ पर। प्रदीप सर, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई रिकमेंडेशन या कुछ? सर अभी तो फिलहाल कोई चार्ट में ब्रेकआउट नहीं है, अगर होगा तो मैं डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी आप लोग अच्छे से वीकेंड मनाइए सर, और जो है फिर सोमवार को अपनी मतलब तलवार तराजू लेकर के हम लोग यहाँ पर जुट जाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज की बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप लोग सर? सॉरी जी, प्रदीप सर आपसे। देखिए अच्छा ठीक है, राघवेंद्र सर जी। राघवेंद्र सर जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात किया है वो हमारे क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आप कोई स्टॉक बाई करते हैं तो उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस कर ले, तभी बाई करें। ठीक। प्रदीप सर, डिस्क्लोजर। देखिए सर, जो भी स्टॉक में मैंने ड्यूरिंग द सेशंस बात किया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में है, तो लेकिन हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड जब भी आप स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हो तो आपका पर्सनल एडवाइजर होना चाहिए, उनसे सलाह लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप लोगों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। हैप्पी वीकेंड आप लोगों को फिलहाल आपको भी। जी सर। चलिए फिलहाल लेकिन ये तो बात हो रही थी इक्विटी की, कमोडिटी की बात होनी बाकी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों के सवाल हम नहीं ले पाए, राहुल मंडल जी कह रहे हैं हैवेल्स के बारे में, महाम जहरा जी गेल के बारे में, आप लोगों के सवाल के लिए समय निर्धारित हुआ है 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। जुड़िए 1 बजे दोपहर हमारे साथ और पूछिए अपने सवाल, और आपके सवालों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे रचित बंसल जी। जी हाँ, रचित जी के साथ आप अपना सवाल, रचित खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद होंगे। 9354027995 9354027995 ये व्हाट्सएप नंबर। अपना सवाल डिटेल में भेजें, नाम, शहर का नाम, कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, और ये तमाम डिटेल के साथ भेज दीजिए। दोपहर 1 बजे जुड़ जाइए और आपके प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देंगे। तो चलिए, आपको आपके साथ मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे रचित खंडेलवाल जी के साथ। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है एग्रीमीटर में भी, तो वहाँ पर भी निगाहें हमारी रहेंगी। साथ साथ आपको ये बता दें, आपके शहर आने वाले हैं हम,
और अगर आप चाहते हैं आपके शहर में ही पहुंचे तो उसके बारे में आप जो है आप लगातार जो है आप हमें अपने शहर का नाम और अपना निमंत्रण भेजते रहिए, क्योंकि हम जल्द पहुंच रहे हैं आपके शहर आपको स्मार्ट ट्रेडिंग के आइडियाज़ शेयर करने के लिए आपके पसंदीदा एक्सपर्ट के साथ। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे किसी शेयर को आइडेंटिफाई करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है आपके साथ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास आप अपने शहर बुलाना चाह रहे हैं तो आप अपनी अपनी लगातार अपने शहर का नाम हमें भेजते रहें। चलिए अब रुक कर लेते हैं एग्रीमीटर का, और आपको बता दें कि आज हम एग्रीमीटर में गेहूं से जुड़ी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। दरअसल स्टॉक में बढ़ोतरी और रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद मई के महीने के दौरान गेहूं के दाम में करीब 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आखिर में इसके पीछे की वजह क्या है, ये तेजी क्यों आ रही है, और आगे आने वाले समय में किस तरह का आउटलुक निकल के आ सकता है, इन तमाम सवालों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं OMGL रिफाइनरी लिमिटेड के एग्री एंड स्पेशलिटी ट्रेड के हेड जगदीप ग्रेवाल साहब और SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, आप दोनों को का नमस्कार। जगदीप जी, वंदना जी, आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और पहली टिप्पणी सर, जगदीप सर आपसे ही जानना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो सरकार के स्टॉक में लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड उत्पादन भी देखने को मिला है, लेकिन इस दौरान मई के दौरान हमने देखा गेहूं की कीमतें करीब 4% बढ़ गई हैं। आखिर में उत्पादन भी बढ़ रहा है, सरकार का स्टॉक भी बढ़ रहा है, फिर इस तेजी की वजह क्या है? विपुल जी, जब गेहूं 33 रुपए किलो था, 33 से सीधा 26 तक पहुंचा है। तो कमोडिटी है, ये सीधी सीधी नहीं चलती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। 3-4% की मूवमेंट जो है ना, कोई ऐसी चिंताजनक या वो नहीं है कि इसकी अपने एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे। हाँ, फिर भी अगर कारण बताना हो तो देखिए, मई के महीने में जो है ना अराइवल्स कम हुई, थोड़ा बहुत जो है ना बारिश और बेमौसमी जो बरसात हुई है उसके चलते थोड़ी आवकें भी कम थी। गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है ना वो इस टाइम पे एक्टिवली स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में उनको भी जो है ना जरूरत जैसे गवर्नमेंट को पड़ती है, स्टॉक की जरूरत प्राइवेट वालों को भी उस इक्वली पड़ती है। तो इस टाइम पे जैसे जैसे टेपरिंग हो रहा है तो सब मिलके जो है ना कि ये कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके स्टॉक बाइंग पे लगे हुए हैं। तो थोड़ा बहुत फर्क है, कोई खास और कोई कारण इसमें नहीं है कि बढ़ोतरी को अपन एनालाइज ज्यादा कर रहे हैं। मैम, आप इस बढ़ोतरी की क्या वजह मान रही हैं? आपकी कोई विशेष टिप्पणी वंदना जी? थोड़ा तो विपुल जी वेदर का इम्पैक्ट आया था उसको लेके भी, और नेसेसरी कमोडिटी है तो गवर्नमेंट इस पे काफी ज्यादा मतलब कंसर्न रखती है। और मेरे ख्याल से अभी जो प्रोक्योरमेंट हुआ है तो आपको मध्य प्रदेश के अंदर में बोनस भी यहाँ पे 195 का दिया गया, हरियाणा में भी ये 150 था। और जितना सरकार सोच रही थी कि जितना प्रोक्योरमेंट वो करेंगी उतना वो कर नहीं पाई है। और पंजाब में भी 15 मई के बाद अब यहाँ पे प्रोक्योरमेंट काफी कम है, सिर्फ हरियाणा ने भी कम कर दिया है और मध्य प्रदेश में है। तो मेरे ख्याल से उनका जो टारगेट है वो पूरा इस बार नहीं हो पाएगा। और प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पे ले रहे हैं, सरकार भी अपनी तरफ से ले रही है गेहूं को, इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। और वेदर इम्पैक्ट तो सही में इस बार वेदर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा आया था एग्री कमोडिटीज पे। हम लोगों ने अन्य एग्री कमोडिटीज पे भी प्राइसेस हाई होता हुआ देखा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये मिला जुला इम्पैक्ट है जिसकी वजह से 4 से 5% की बढ़त हुई थी। और दूसरी चीज विपुल जी ये है कि चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो और चाहे घरेलू बाजार हो, काफी नीचे प्राइसेस आया था, लगातार शार्प फॉल हम लोगों ने आता हुआ देखा था। तो मेरे ख्याल से उसका भी मतलब अच्छा खासा इम्पैक्ट था, जो इतने फॉल के बाद लोगों ने इसे काफी अट्रैक्टिव समझा कि इतने लोअर लेवल पे गेहूं की खरीद की जाए। जी, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आता है वो आता है ये कि सप्लाई साइड से कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, और जिस तरह की सप्लाई आ रही है वो एक्सपोर्ट को लेके काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। क्या गेहूं का एक्सपोर्ट खुलेगा या नहीं खुलेगा? इस बात के चांसेस है कि शायद ना खोले सरकार। आपकी टिप्पणी क्या होगी जगदीप साहब? आप कैसे देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट को लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? ये गेहूं एक काफी जो है ना असेंशियल कमोडिटीज में होते हुए बहुत सेंसिटिव कमोडिटी है और जीवन जरूरत की है सबकी, इंडिया के लिए खासकर और बाहर भी।
तो इस चीज के लिए जो है ना सरकार काफी गंभीरता से जो है ना विचार के उसके बाद ही डिसीजन लेगी। तो एक सीधा सीधा जो है ना संभावना यही बनती है कि अभी हाल फिलहाल हालांकि अपन कंफर्ट जोन में पहुंच गए हैं उत्पादन और स्टॉक को लेके, बट एक ओपन जो है एक्सपोर्ट का वो मेरे को नहीं लगता कोई अभी हाल फिलहाल जो है ना गवर्नमेंट विचार करेगी। एक बार जब और मैं कहूंगा कि इस सीजन में तो नहीं, नेक्स्ट सीजन में भी अगर इसी तरीके का प्रोडक्शन बम्पर अपना रहा और साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट भी कूल डाउन हुई, तो तब जाके कुछ डिसीजन हो सकता है। बट आज की परिस्थिति को देखते हुए मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना थोड़ा सावधानी से कदम रखेगी, और ओपन करना एक्सपोर्ट खुले तरीके से वो मुश्किल लगता है। जी मैम, आपको क्या लगता है, आप भी इस बात से सहमत हैं कि अभी फिलहाल गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को लेकर के राजी नहीं होगी? गवर्नमेंट काफी सेफ मोड में चलती है इन कमोडिटीज को लेके। हालांकि जो स्टॉक्स यहाँ पे है, जो प्रोडक्शन है और जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो में भी अगर आप देखेंगे, आप चार्ट देखें तो जो प्राइसेस है 2024 के भी बिल्कुल लोअर लेवल पे यहाँ पे आ गया हुआ है और यहाँ पे बहुत कंफर्ट जोन है। और एक चीज यहाँ पे विपुल जी ये है कि व्यापारियों का एक डिमांड था कि वीट एक्सपोर्ट पे तो यहाँ पे नहीं हामी भरी है सरकार ने, आटे के एक्सपोर्ट पे भी उनका एक वो था कि आटा का एक्सपोर्ट अलाउ किया जाए, क्योंकि इसमें जो भारत की जो बढ़त थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है और यहाँ पे इंडस्ट्री की डिमांड इनफैक्ट आ रही है कि इसको भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। हालांकि पहला कदम तो ये होगा कि वीट के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और मेरे ख्याल से कंफर्टेबल सिचुएशन है, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को लेके करेगी नहीं, लेकिन ये अगर एक्सपोर्ट को अगर अलाउ भी करते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट प्राइसेस पे नहीं आएगा। हम्म। अब यहाँ पर सवाल ये अब अगला बनता है कि अगर गेहूं का मान लीजिए कि जैसा आप लोगों की सहमति दिखाई दे रही है कि एक्सपोर्ट नहीं खुलेगा, जैसा लग भी रहा है, तो फिर क्या हम मान के चलें कि क्या आटा, मैदा या सूजी जैसे जो बाकी गेहूं के प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट हो सकता है क्या जगदीप सर? उस पर मंजूरी मिल सकती है? देखिए, अगर अपन सीधा सीधा इंडिया की कम्पिटिटिवनेस की बात करें इंटरनेशनली, तो इंडिया के गेहूं और गेहूं के प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कम्पिटिटिव नहीं है। इनके कंपटीशन जो है ना वो सीधा कि अपनी जो क्वालिटी है और जो अपने यूज करने वाले हैं ना वो एक कैटेगरी अलग ही है। तो उनकी प्रेफरेंशियल डिमांड होती है जिसमें कि जो इंडिया का मैदा भी, इंडिया की सूजी भी और आटा वो जाता है। तो हाल फिलहाल मैदा और सूजी का तो जो है ना नहीं गुंजाइश लग रही है, बट जैसे वंदना जी ने बोला इस पे जरूर जो है ना क्योंकि आटा एक ऐसी चीज है जो इंडिया से ओरिजिन हुआ, और इंडिया ओरिजिन वाले जो है ना उनके लिए आटा एक जरूरियात की चीज है और उसके बिना उनको सेटिस्फेक्शन भी नहीं आता। तो हाँ, आटे की तरफ जो है अगर इशारा किया जाए तो वहां संभावना मैं देखता हूँ। सूजी और मैदा ये सब का तो नहीं मेरे को अनुमान। सहमत है आप जगदीप जी से, वंदना जी? बिल्कुल विपुल जी, मुझे भी लग रहा है कि ये एक ऐसा काउंटर है जहां पे सेफ रहते हुए सरकार इन्फ्लेशन को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हुए ये कदम उठा सकती है। और विपुल जी, बार बार हमें ये भी देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा एक सपना है कि हम फिनिश प्रोडक्ट को भी यहाँ पे बेचे, ना कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करें। तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है और आप क्वांटिटी पे आप मतलब लिमिट रखिए, आप क्वांटिटी को लिमिटेड रखिए, लेकिन ये बाजार था जिसपे हमने अपना ग्रिप लूज करा है मतलब पिछले कुछ सालों में। और आने वाले सालों में अगर 2-3 साल बम्पर क्रॉप हो जाता है, क्योंकि 2-3 साल का साइकिल होता है एग्री कमोडिटीज में, तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया मौका है जब रशिया और यूक्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है तो इंडिया अपना एक पोजीशन बनाए इस मार्केट में भी। बिल्कुल मैम, अच्छी बात है। अब चूंकि अब हम ट्रेडिंग कॉल की तरफ बढ़ें उससे पहले आप लोग प्राइसेस को लेकर के आउटलुक फाइनल क्या देख रहे हैं? वंदना जी, पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे। गेहूं की कीमतें अगले अगर हम 1-2 महीने 3 महीने की बात करें, इसी रेंज में दिखाई दे रही हैं आपको? क्या टारगेट देख रही हैं आप? विपुल जी, मुझे यहाँ से उठता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फॉल आया है, करीब करीब 3400 से हम लोगों ने ये फॉल आता हुआ देखा है। तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रोक्योरमेंट इस बार पूरा हो नहीं पाएगा गवर्नमेंट का, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स बड़े इंटरेस्टेड है इस समय प्रोक्योरमेंट के लिए। तो आने वाले समय में मैं जो लेवल देख रही हूँ ये 2970 से लेके 3056 तक 50 तक है। तो मेरे ख्याल से आप 2950 से 3050 तक का जो दायरा है ये आने वाले 1.5 से 2 महीने तक का या 3 महीने तक का आप लेके चल सकते हैं और प्राइसेस यहाँ से ऊपर की साइड उठेगा इंटरनेशनल मार्केट में भी और हमारे बाजार में। चलिए, और तेजी की संभावना है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या घरेलू बाजार हो, ये वंदना जी का मानना है। जगदीप सर, आपका मानना क्या है? देखिए, मैं नीचे की साइड तो सहमत हूँ वंदना जी से कि अभी यहाँ से जो है ना ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है।
बट हाँ, ऊपर की तरफ जो है ना, मैं इतना ये कहिए कि तेजी में नहीं हूँ, गवर्नमेंट के पास एक बफर स्टॉक ठीक आ गया है। और अभी प्रोक्योरमेंट भी जो है ना, अगले 1 डेढ़ महीना 2 महीना स्लो हो जाएगी। बारिश भी इस बार 15 दिन, सॉरी, 1 हफ्ता अर्ली भी बोल रहे हैं, तो अराइवल्स भी कम होंगी, लेकिन साथ साथ प्रोक्योरमेंट भी जो है ना एक बार के लिए स्लो हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स भी सफिशिएंट जो है ना प्रोक्योरमेंट कर चुके होंगे। तो अगले 1.5 2 महीने में तो ज्यादा जो है ना मैं नहीं देख रहा कि कोई तेजी दिखेगी। हाँ, उसके बाद जो है ना, जैसे जैसे टाइम जाएगा, तो गेहूं की एक प्रवृत्ति रही है कि वो अपना ब्याज भाड़ा निकाल के जो है ना भाव कोट करते हैं। तो उसके अनुसार जो है ना आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे गति से जो है ना इसके अंदर भाव में वृद्धि आती रहेगी। कोई एकदम से निकल भागने वाली चीज जो है ना इसमें भाव में नहीं लग रही, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। धीमी गति से जो है इसके अंदर बढ़ोतरी हो। चलिए, तो गेहूं को लेकर के जगदीप जी का मानना ये है अभी रेंज में ही रहेगा, ना बड़ी गिरावट की ना तेजी की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। वंदना जी का मानना ये है कि यहाँ से वो तेजी एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो ये बात तो रही गेहूं की, लेकिन बहुत सारे दर्शक के जरूर जानना चाहेंगे आप दोनों से कि इस समय अगर ट्रेड करना हो तो बाकी एग्री कमोडिटीज़ कौन सी होंगी जहाँ पर ट्रेडिंग व्यू लिया जा सकता है। शुरुआत वंदना जी आपके साथ, आपका ट्रेडिंग फेवरेट ट्रेडिंग कॉल कौन सी होगी? विपुल जी, मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस में जीरा ऐसी कमोडिटी है जिसमें फॉल के बाद अब एक बाउंस आना चाहिए। तो 21,000 जून कॉन्ट्रैक्ट में जीरा में मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंड करूंगी। 21,370 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 20,850 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे ग्वार सीड है, काफी ज्यादा डाउन साइड देखा, अब यहाँ से एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन है। 5210 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 5245 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5195 का। चलिए, तो ये बात ग्वार सीड को लेकर के निकल करके आ रही है। मैम, दूसरी कमोडिटी कौन सी बताई आपने? जीरा को मैंने कहा था कि बाय करना चाहिए। चलिए, दूसरी भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ग्वार सीड के साथ साथ जीरा खरीदने की भी सलाह है। आखिरी में सबको एक साथ दिखा दिया जाएगा। लेकिन जगदीप सर, आपकी टिप्पणी, आपकी पसंदीदा ट्रेडिंग कॉल कौन सी रहेगी? देखिए, मैं भी जो है ना एक कमोडिटी तो वंदना जी से शेयर कर रहा हूँ कि जीरा में जो है बाय टारगेट, बाय की रिकमेंडेशन रहेगी, जिसमें टारगेट 21,450 और स्टॉप लॉस 20,450 का है। उसके साथ में कैस्टर सीड जो है ना वो एक सेल की रिकमेंडेशन है मेरी। 6470 पे जो है बेच के 6515 का एक स्टॉप लॉस और 6355 का टारगेट। ठीक, चलिए, तो एक खरीदारी एक बिकवाली की सलाह जगदीप जी की है। अब दोनों कॉल को एक साथ दिखा देते हैं। तो जगदीप जी की पहली कॉल स्क्रीन पर, सेल करके चलें, बेच करके चलें। जून फ्यूचर आपको बेच करके चलना है कैस्टर सीड का। जीरा जो है दोनों लोगों की सहमति है, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अभी खरीदारी करके चलें 20,700 के आसपास। जगदीप जी का कहना है 21,450 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। 20,450 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया गया, उसको अवश्य फॉलो करें। वंदना जी की भी कॉल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और वंदना जी भी कह रही हैं वो 21,450 का टारगेट दे रहे हैं, और वंदना जी का टारगेट है 21,370 का। यहाँ पर आपको 20,850 का एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। जून फ्यूचर 21,000 पे खरीदने की सलाह दी गई है वंदना जी की तरफ से। खरीदारी की सलाह यहाँ पर जीरे पे है। और एक और खरीदारी की सलाह वंदना जी की तरफ से दी गई है, वो है ग्वार सीड। जून फ्यूचर खरीद के चले 5210 के आसपास। ऊपर की तरफ 35 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं 5245 के, और नीचे की तरफ 5195 इसका स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है। लक्ष्य अगर ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि स्टॉप लॉस भी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से ही दिए गए हैं और ये आपकी पूंजी को बचाते हैं। आप लोगों से चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई डिस्क्लोजर आप लोग अगर देना चाहें, वंदना जी पहले आप। विपुल जी, कंपनी में क्लाइंट्स की कुछ पोजीशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल ट्रेडिंग नहीं होती है कमोडिटी में। आपकी जगदीप जी? मेरी भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो कमोडिटीज में नहीं है। हाँ, कंपनी और क्लाइंट की जो है ना पोजीशन इसमें हो सकती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हैप्पी वीकेंड। और पूरे हफ्ते भर आप लोगों ने काफ़ी शिद्दत भर से इतनी सारी जगहों पर आप लोग राय देते रहते हैं, इतना काम रहता है, तो अच्छे से वीकेंड बनाइए। थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम को अब समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं, लेकिन आपसे मुलाकात होगी 1 से 1.5 घंटे बाद दोपहर 1 बजे। और तब तक हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी होंगे। बाजार की इस तेज़ी में कहाँ दांव लगाया जाए, और आपके जो सवाल हैं वहाँ पे भी उत्तर मिलेंगे, और कहाँ प्रॉफिट बुक करना ये भी बताएंगे। तो बहुत कुछ रहने वाला एक्शन। दोपहर 1 बजे जुड़िए हमारे साथ। सोने चांदी की कीमतें जानना हो, दोपहर 12 बजे ब्रिज द्विवेदी जी लेकर के आएंगे आपके लिए राय जो है यहाँ पर एक्सपर्ट के साथ। उसको इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।